धोखा उस इंसान ने हमें नहीं दिया है, उल्टा उसके साथ धोखा हो गया। वो धोखा इंसान ये सोच के देता है कि भाई जिसने अटैक किया मेरे ऊपर, वो इंसान ने ये सोच के अटैक किया ना, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, उसके साथ भी तो धोखा ही हो गया है ना। हो गया है कितना बड़ा धोखा कि हो मैं गया। इसको खत्म कर दूंगा, बट लक्ष्मी रोज लाइक ए सन। मुझे आज पता है सबसे बड़ा दुख किस बात का है कि इस अटैक की सजा ना मेरे छोटे से नन्हे से भाई को मिला, और मेरी माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को, पिता को, भाई को, अपने पति को, अपने बेटे को खोते हुए देखा और अपनी बेटी का चेहरा खोते हुए देखा है। वेलकम टू द लाइट टॉक विद लक्ष्मी। ये प्रोग्राम जो लक्ष्मी का है, आज मैं कैसे होस्ट कर रही हूँ, शुरुआत मैंने कैसे करी, इसके पीछे भी एक राज है। और उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्मी की लाइफ की जर्नी के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है। हम लक्ष्मी को जानते हैं एक रे ऑफ होप के, एज एन इंस्पिरेशन, और बहुत सारे रोल्स में जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। शपाक का चेहरा लक्ष्मी बचपन में कैसी थी, मुझे वो बचपन में जाना है जब लक्ष्मी दुनिया को शुरुआत से देख रही थी। तब कैसा महसूस हो रहा था, तब लक्ष्मी क्या सोच रही थी और तब लक्ष्मी क्या करती थी। थैंक यू सो मच नवप्रीत, आपका इस शो में आके, और आप आज मुझसे बात कर रही हैं मेरी ज़िंदगी के बारे में। और क्योंकि आज बहुत पेनफुल दिन है मेरे लिए, और शायद मैं बता भी नहीं सकती, और जब भी मैं बात करती हूँ तो शायद मैं बिल्कुल ही खो जाती हूँ, चीज़ों में खो जाती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो, और बहुत सारी चीज़ों में तुम आज, हमारी दोस्ती को भी इतने साल हो गए तो शायद काउंट करना भी भारी पड़ता है। बट लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं मेरे बचपन के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बात करी। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी नवप्रीत को कि नवप्रीत तुम मेरे बारे में बात करो और मुझे तुम आज मेरे लिए होस्ट करो। चलो चलते हैं, बचपन में चलते हैं। और तुम तो आज भी मेरा बचपन देखती ही हो। हमारे लिए तो लक्ष्मी आज भी बच्ची है, लेकिन फिर भी उस चुलबुली लक्ष्मी को मैं फिर से देखना चाहूँगी। बचपन मेरा ऐसा था कि जब से होश संभाला तो भाई के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। और क्योंकि हम दो ही भाई बहन थे, पेरेंट्स बाहर ज़्यादा निकलने नहीं दिया करते थे, घर में ही ज़्यादातर वो मुझे और मेरे भाई को, दोनों को ही, क्योंकि वो हम दोनों को इक्वली तरीके से पाल रहे थे। ऐसा नहीं था कि बेटा है तो बेटे को अलग तरीके से या उसको बाहर जाने दिया जा सकता है, खेलने दिया जा सकता है, नहीं। बहन के साथ रहना है, दीदी के साथ रहना है, दीदी के साथ ही खेलना है, दोनों साथ में ही। अगर उसकी पिटाई हो रही है तो मेरी भी पिटाई हो रही है, मेरी पिटाई हो रही है तो उसकी भी पिटाई हो रही है। तो लेकिन घर वालों ने हम दोनों को इक्वली हमेशा रखा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल मेरे फादर के लिए हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत लाड प्यार से हम लोगों को पाला। और मैं बहुत ही चंचल टाइप की हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत सपनों की दुनिया में खोई टाइप की लड़की हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा ख्वाब देखती हूँ, और उस ख्वाबों में अगर मैंने 100 ख्वाब देखे तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ 10 तो पूरे हो ही जाए। तो बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूँ, डांसर बनूँ, कुछ ऐसा सपना था मेरा। और भाई के साथ है ना, वही चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी। स्कूल में भी ऐसा होता था, म्यूज़िक बज रहा है, डांस कर रहे हैं, स्कूल में भी बहुत सारा पार्टिसिपेंट, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैं डांस, गाने और इन सब चीज़ों में रही हूँ, अपनी दुनिया में रही हूँ। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रही हूँ, तो बाहर की दुनिया से मोस्टली कटी हुई रही। पता नहीं था बाहर, कभी पेरेंट्स का एक वो रूल था कि कभी वो बाहर ले जाके खाना नहीं खिलाएंगे। हमने कभी रेस्टोरेंट नहीं देखा था, और कभी उन्होंने बाहर ले जाके खाना नहीं खिलाया। बड़ी मुश्किल से पिकनिक में लेके जाया करते थे, तो आसपास के लोग सब मिलके, पड़ोसियाँ सब मिलके प्लान कर लिया करते थे। तो वही हमारा बाहर जाना हुआ करता था बचपन की। ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार है ना, हम लोग ज़ू गए थे घूमने के लिए। मतलब आज मुझे वो चीज़ रियलाइजेशन होता है कि मैं सिर्फ अभी से नहीं, मैं बचपन से ही सोशलाइज थी। और वो हमारी परवरिश पे भी डिपेंड करता है कि हम बच्चे बचपन से ही वो सारी चीज़ें सीखते हैं, तभी जाके बड़े होके हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम लोग ज़ू गए ना, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि ज़ू में ना एक जगह बनी हुई थी, तो वहाँ पे लोग ऊपर चढ़ के हाथी में बैठ के घूमा करते थे और एक राउंड लगाया करते थे, उसका वो पे किया करते थे। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे और सब बहुत खुश रहते थे। तो हमसे भी बोला गया, तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। बट लेकिन जब वो हाथी नहीं था, वो हथनी थी, और वो प्रेग्नेंट थी। और जब मैं उसमें बैठी ना,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे ऊपर कुछ हो गया है। सोचो वो शायद मेरी एज 7 या 8 साल होगी, तो मुझे आज भी याद आता है वो पल। तो वो राउंड लेके आ रही थी, तो वो रो रही थी। तो उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी भी किसी भी एनिमल के ऊपर मैं सवारी नहीं करूँगी, और मैं अगर मेरे वजह से किसी को दुःख होता है तो मैं वो कभी नहीं लूँगी। तो उस दिन मुझे बहुत दुःख हुआ, वो सारी चीज़ों को देख के बहुत दुःख हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बचपन की जो याद आती हैं, पापा के साथ बिताए हुए हर एक वो पल। बचपन की कोई शरारत। देखो, लक्ष्मी फुल ऑफ एम्पैथी है। उसके मन में सबके लिए बहुत एक प्यारा सा भाव रहता है। किसी के मन की तकलीफ़ को समझना उसे बखूबी आता है। वो हमने ये बात जानी कि बचपन से ही है। जैसे एक एलिफेंट, एक हथनी के बारे में आपने बताया, लेकिन वो शरारत क्या थी जो आपने की और उसकी वजह से या तो डांट पड़ी या पिटाई हुई मम्मी से या पापा से? ऐसा कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मैंने पापा तो मतलब पापा का तो अलग ही लेवल की परवरिश थी। पापा के लिए तो बोलना ही बेकार है। लेकिन मम्मी के लिए तो मैं बिल्कुल आज खुल के बोलूँगी कि मेरी मम्मी ने बचपन से मुझे बहुत पीटा है। मतलब वो एक अलग ही लेवल की परवरिश उनकी थी। शायद मैंने उस पिटाई से बहुत कुछ सीखा भी है, जैसे कि रोटी गोल-गोल बनाना, घर को साफ-सुथरा रखना, घर के बिस्तर को कैसे मेंटेन करके रखा जाता था। हमारे घर में एक दीदी रहा करती थी, हमारे साथ ही थी। तो वो दीदी सारा काम सँभाला करती थी। लेकिन मेरी मम्मी को ये था कि मेरी बेटी क्यों नहीं करेगी। तो एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम्हें ना ये बेड ठीक करो। तो वो बेड ठीक करते हुए, अब मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, तो मैं वो चादर तय करके उल्टी-पुल्टी चादर तय हुई उसके लिए। इतनी मार पिटाई, मतलब इतनी पिटाई हुई मुझे। तो वो दीदी बोल रही थी मैं कर लूँगी, कर लूँगी। तो मम्मी ने उस चीज़ के लिए मुझे इतना मारा कि मैं उस दिन से सीख गई कि कपड़ों को तय करना कैसे किया जाता है। और मम्मी को तो मौका चाहिए होता है कभी भी पीटने का और कुछ कहने का, तो मम्मी तो ऑल टाइम मुझे पिटाई किया करती थी। मेरे साथ किसी न किसी रीज़न को लेके। अगर मेरी मम्मी ने 5 बजे हमें खेलने के लिए भेजा है और अगर उन्होंने कहा है 7 बजे आना है, अगर रूल तोड़ दिया है, अगर 7 बज के 1 मिनट हो गया है, तो उस 1 मिनट का भुगतान बहुत बुरा होता था। ओके। लक्ष्मी, जैसे आपने बात की कि पिटाई की, कि बहुत अक्सर होती थी, तो मुझे लगता है मैंने कहीं पे पढ़ा है, क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत करती हूँ, सबको पता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि जो मदर किसी को मारती है तो वो एक पास्ट का ट्रॉमा लेके चलती है। तो क्या कहीं ऐसा कुछ था कि मम्मी के मन में कोई ठेस थी, या वो किसी चीज़ से परेशान रही, या किसी ऐसी प्रॉब्लम से निकली हो कि जिसको निकालने के लिए कभी वो अपने बच्चे जिसे बहुत प्यार करती है उस पर हाथ उठा देती हैं? तो क्या आपको लगता है कि ऐसा जैसे महिलाओं के साथ सोसाइटी में होता रहे, जैसे कि अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, अभी भी बहुत पीछे हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया है, आपको लगता है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है नवप्रीत, क्योंकि आज तक लोगों ने सिर्फ मेरी स्टोरी तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने यहाँ पे। मेरी मम्मी का पास्ट बहुत पेनफुल है। और वो ऐसे है कि जब वो 1.5 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। वो 3 भाई-बहन थे, और फिर उसके बाद जब वो 2.5 साल की हुई तो उनके फादर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये तीनों भाई-बहन बिखर से गए। बिखर ऐसे कि इनके पास ना छत था, ना कुछ था, और रिलेटिव जो थे उन्होंने उनके गोल्ड-वोल्ड और वो सारी चीज़ें ज़ब्त कर ली। तो ये तीनों भाई-बहन है ना एकदम बिखर से रहे थे। मेरे मामा सबसे बड़े थे, तो मेरी मम्मी बताती है कि 16 की एज में उनकी भी डेथ हो गई। फिर मेरी मासी की शादी हो गई। मेरी मासी ही मम्मी का सहारा थी, और मम्मी को उनकी सास नहीं रहने दिया करती थी उनके घर पे। तो बहुत उनके साथ भी बहुत टॉर्चर हुआ। वो एक तरीके से अनाथ ही हो गई थी। तो फिर उसके बाद उनके मम्मी के मामा उन्हें लेके चले गए। लेके तो चले गए, पर वो लेके गए, लेकिन उन्होंने जैसा प्यार एक्सेप्टेंस नहीं किया। उनको किसी ना किसी बात को लेके मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें करना। फिर कुछ समय के बाद कोई एक मम्मी, मतलब एक होता है ना, कोई लोग होते हैं जगत बुआ टाइप की होती हैं, या जगत मासी हो जाती है, कोई भी एक ऐसा हो जाता है। तो एक थी जिनको बुआ बुआ सब बोलते थे। तो मम्मी को वो दिल्ली ले आए जब मम्मी बहुत छोटे एज में थी, 12-13 समथिंग। तो यहाँ लेके आए। तो उस टाइम पे मेरे फादर फौज में थे, अपने घर से दिल्ली आए हुए थे। तो वो इधर जो जॉब करते थे। तो वो जगत बुआ थी, उन्होंने मेरे फादर को बोला कि एक लड़की है ऐसे ऐसे करके, अनाथ है, जो भी वो चीज़। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ।
तो पापा और मम्मी कोलकाता से और पापा लखनऊ से, लेकिन हम्म। रहते दोनों ही दिल्ली थे। तो पापा ने मम्मी से शादी कर ली Okay. और उसके बाद जब मम्मी 13 की थी तो मैं पैदा हो गई, बहुत कम एज में। लेकिन लकली मेरे मम्मी को मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान मिले और मेरे पापा बहुत सुंदर मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैंने एक चीज़ जो भाई देखते भी इंसान वो करता जी। भी है, मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, पापा को देखती हूँ, तो दोनों में डिफरेंस भी मुझे नज़र आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा की सोच कितनी प्यारी रही होगी। पापा ने वो चीज़, पापा को प्यार हुआ, पापा ने उनको ऐसे एक्सेप्ट, ऐसा नहीं किया कि मैं तुम्हें सिर्फ नाम के लिए अपना रहा हूँ, उनको प्यार हुआ मम्मी से। तो उन्होंने वो चीज़, उनको प्यार से उनको अपनाया, उन्हें वो पूरी समाज में इज्जत दी, सब कुछ। मम्मी को घर जाना होता था, घर वो बहुत साल के बाद कोलकाता अपनी बहन से मिलने गई। जब मैं 12 साल की हुई, सोचो जब मैं पैदा हुई, पैदा होने के 12 साल के बाद, कितने साल पहले उन्होंने वो जगह छोड़ी और उसके बाद वो पापा को उन्होंने कहा और पापा उनको लेके गए कोलकाता और उनको मिलवा के मिलवा लाए, के सब लेकर हम आए। सबको मिलवा के लाए। तो पापा के लिए मम्मी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि उनको वो सारा ट्रॉमा रहा हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि शायद वो समझदार भी नहीं थी, उनको कुछ आता भी नहीं था, ना खाना बनाना आता था, ना किसी। पापा ने हर एक चीज़ से उनको एक्सेप्ट किया था, फिर बहुत प्यार दिया। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि पापा ने मम्मी को हमेशा प्यार किया। अगर मम्मी झगड़ा करती थी तो पापा उनको मनाया करते थे, खुद प्यार से मनाया करते थे। वो अपनी गलती मानती भी नहीं थी, उसके बावजूद भी पापा उन्हें प्यार किया करते थे। तो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, मतलब मैं आजकल के इस टाइम को देख के ऐसा समझती हूँ कि शायद अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो मेरी मम्मी को अपने बच्चों को नहीं ऐसा करना चाहिए था। लेकिन शायद वो एक उस टाइम की एक ऐसी परवरिश थी और ऐसा टाइम आज भी है कि पेरेंट्स अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते ही निकालते हैं, और ये सबसे बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जुर्म है अपने उनके बच्चों के लिए। तो आपने इतने अच्छे से बताया, और इस बात में मुझे एक चीज़ पता चली कि एक इंसान होल हार्टेडली किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करता है कि मैं उसका अच्छा करूँगा, मैं उसका साथ दूंगा। आपके पापा ने आपके मम्मी को अपनाया, उनसे शादी की, सिर्फ शादी नहीं की, मुझे लगता है उन्होंने ये प्रूव भी किया कि प्यार क्या होता है, किसी की देखभाल करना। मैं समझती हूँ किसी से प्यार करना, उसको बच्चे की तरह पालना। और मैं इस बात से, आपकी बात से ये महसूस कर पा रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने उनको एक बच्चे की तरह पाला। तो आपने वो प्रेम देखा, दो लोगों का वो प्रेम को बढ़ते हुए देखा अपनी आंखों से। आपको क्या लगता है, मतलब प्यार क्या है? बचपन में कभी कोई एहसास हुआ ऐसा कि हाँ, ये एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं? जैसे जैसे कोई बच्चा ग्रो करता है, हर किसी के दिमाग में आता है कि मेरी भी शादी होगी या मुझे भी किसी से प्रेम होगा। क्या ख्याल आता है, क्या समझते हो? मैं ये समझती हूँ नवप्रीत कि मेरी लाइफ का जो सबसे पहला प्यार था ना, वो मेरे पापा थे। How sweet. और वही मेरी लाइफ का, मुझे लगता है मेरा सच्चा प्यार तो वही थे, एक बेटी के लिए। और क्योंकि बेटी को ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को ना सच में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि एक बेटी को अपने पार्टनर में भी फादर का ही प्यार चाहिए होता है। सोचो, वो फादर जो अपनी बीवी की नहीं सुनता है, और मतलब अपनी 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 बेटी की पूरी वो जिद अपनी बीवी से लड़ जाता है, ये कह के कि तुम कितनी जिद्दी हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाता है अपनी बीवी को, बट वो अपनी बेटी को एक चीज़ सिखाता है कि हाँ, तेरी जिद के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। हाँ, तभी तो कहते हैं बेटियां पापा की परियां होती परियां हैं। होती है, और एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि आपके पापा ने उसको मतलब पूरे बहुत अच्छे से प्रूव भी किया, एग्जाम्पल भी बने। और जो आपने बात कही ना कि पापा पहला प्यार है, तो वो दर्शाता है कि वो अपनी, जो एक और आपने बात कही कि मतलब मैं चाहती हूँ या समझती हूँ कि पार्टनर को अपनी बेटी की तरह, पापा की तरह प्यार करे। वो मैं देख सकती हूँ कि उनका दोनों का एक कितना अच्छा रिश्ता था। और वो मैं एक इसमें एक पॉजिटिव। चीज़ कहूँगी, मैं जी। अपने पापा की परी नहीं थी, मैं अपने पापा की गर्व थी। गर्व। रीज़न ये कि मेरे पापा ने शुरू से ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। मेरे पापा ने हमेशा मुझे बाहर की, अंदर की, अपने बैंकों के कामों की, हर एक चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मुझे आज लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना मेरे लिए, वो कुछ सिखा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो गर्व था। गर्व की बात है। ये सिर्फ आपके पापा के लिए नहीं, मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारे देश में एक ऐसी बच्ची है जो सबको साथ में लेके चलती है,
अपना नहीं, हर उस सर्वाइवर का सोचती है कि वो भी आगे बढ़े। सो लक्ष्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू थैंक यू। एंड एक और बात मैंने समझी कि जब आप पापा की बात कर रहे हैं तो पापा से सीखते हैं हम। पापा से आपने इक्वालिटी सीखी, घर में Exactly. इक्वालिटी सीखी। हाँ, हमारे घर में मैंने ये चीज़ मम्मी और पापा दोनों से सीखी। दोनों ने ही बराबरी किया है, खाने से लेके, बाहर निकलने से लेके, पहनने से लेके, हर एक चीज़ में इक्वल ही रखा हमें। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में बात करती हूँ कि जब वो उसकी शुरुआत होती है वी से होती है। हाँ जी। वी इज द पीपल ऑफ इंडिया, वी प्रोमिसेस इक्वालिटी, कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी रहेगी। आपको क्या लगता है, इक्वालिटी है, सच में है, या सिर्फ कागजों में है? नवप्रीत, देखो, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आज मैं ना इस शो के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। एक ऐसी बात जो मैंने आज तक नहीं बोली है। सोशल वर्क हम भी कर रहे हैं, एज अ लड़कियाँ भी वर्क कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। क्या सच में जो लड़के सोशल वर्क कर रहे हैं, जो लड़कियां सोशल वर्क कर रही हैं, क्या वो खुश है अपने घर पे? उन सोशल वर्क, जो दोनों हस्बैंड वाइफ सोशल वर्कर्स होते हैं, और जब वो घर जाते हैं, वो वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी में चल रही होती है। जैसे कि अगर लड़की अगर कुछ कर रही है तो उसका पति सोशलाइज होके भी उसको टॉर्चर करता ही करता है। डोमेस्टिक वायलेंस सोशल वर्कर के साथ भी है जी। लड़के भी करते हैं, और जो लड़के बाहर निकल के ये दिखाते हैं कि हम बहुत सोशलाइज हैं, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं है, क्योंकि सारा सोशल वर्क बाहर के लोगों के लिए है। क्योंकि अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से हमें सोशल अपने घर से होना चाहिए। जब आपका परिवार आपसे खुश नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि कोई इंसान आपसे बाहर भी खुश रहे, क्योंकि एक समय के बाद आप ऐसी हरकत कर जाएंगे और आप उस इंसान से भी, जिस इंसान के लिए आपने बाहर मदद करी है, वो इंसान आपके लिए गंदा ही बोलेगा, क्योंकि आपका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग काम करके भी ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि हम इंसान झूठ देख लेंगे, लेकिन एक समय के वो जो ऊपर वाला देख रहा है, आपका जिसे कहते हैं कर्मा, वो आपको दिखता ही है। बिल्कुल। और नहीं है, वो इक्वालिटी नहीं है। ये सब एक झूठ है, एक सबसे बड़ा झूठ है कि कहाँ है वो इक्वालिटी, आप मुझे बताओ। मैं काफ़ी हद तक लक्ष्मी की बात से एग्री करूँगी। और जैसे लक्ष्मी ने कहा, सोशल वर्कर तक घर पे जाके जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जो समाज में दूसरों के लिए खड़े होने की बात करते हैं, वो भी घर पे जाके वही कुछ करते हैं जिसके लिए वो खड़े होते हैं। भाई ये बात मैं इसलिए श्योरिटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ है हमारे हम पास। पूरे प्रूफ के साथ इस पे बात करते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे गई, राष्ट्रपति भवन गई जी। वहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्कर्स आए थे। तो अभी किसी सोशल वर्कर ने मेरे को कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला, मतलब मैं ना जगह का नाम लूंगी ना मैं उस इंसान का नाम लूंगी, क्योंकि मेरे पास इसका राइट नहीं है। और उस इंसान ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं अपने घर में ना डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही हूँ, जो कि वो अपने शहर में एक बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रही हैं, कि लक्ष्मी मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। नवप्रीत, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने शहर में इतना बड़ा काम कर रही हैं, आप दूसरों के लिए लड़ रही हैं, आपको क्या घबराहट है अपने घर पे लड़ने के लिए? जब आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भी वही चीज़ सहना सीख रहे हैं जो आप सह रही हैं, और एक समय के बाद क्या पता वो डोमेस्टिक वायलेंस इतना बड़ा हो जाए कि आपका मर्डर हो जाए, या आप किसी का मर्डर कर दें। हम वो स्पेस देते ही क्यों है किसी को? अगर आपको लड़ना ही है तो आपने चुप्पी क्यों थाम रखी है? आप जैसे दूसरों के लिए खड़े होते हो, ऐसे अपने लिए खड़े हो जाओ। वो रिश्ता आज से 10 साल बाद भी टूटना है और आज भी टूटना है, तो बेहतर है उसको अपने बच्चों की परवरिश देखते हुए आज इतना अपने लिए वॉइस रेस कर लो, ताकि आपके बच्चे वो चीज़ ना सह पाए। बहुत बार मैंने देखा है, जैसे आपने कहा, बहुत बार मैंने देखा है कि जो सोशल वर्कर बनते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, और घर पे जाके वो उतने ही वायलेंस क्रिएट करते हैं। Exactly. तो क्या ये सही है? वो क्या दर्शाना चाहता है कि अगर इंसान अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं है, जिसको वो साथी कहे, उसके साथ सही नहीं है, तो बाहर जो दिखावा करके अपनी एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो उस इमेज को कर्मा ज़रूर दिखलाता है। Exactly. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बात पे आगे बढ़ते हुए मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, आपने प्यार को समझा, परिवार को समझा,
इनइक्वालिटी को समझा सोसाइटी में। इनइक्वालिटी आपने महसूस कब की पर्सनल जर्नी में? बहुत सारी चीज़ें अपनी रेगुलर लाइफ में भी होती है। लोगों को लगता है कि एक एसिड अटैक हो गया, यही सबसे बड़ा दर्द होगा, यहीं तक लक्ष्मी सीमित है। या किसी भी इंसान के साथ कोई वायलेंस हो जाता है तो लोगों को लगता है कि बस उसको यही सबसे बड़ा पेन है, इसके अलावा कोई पेन नहीं है। लेकिन जब आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एवरीडे देखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं और उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आपने अपनी ज़िंदगी में एक वो बहुत बड़ी चीज़ झेल ली और उसके बाद तो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब उसका सोल्यूशन निकल गया तो ये क्या चीज़ है। एसिड अटैक, मुझे लगता है इट इज़ द मोस्ट विशियस फॉर्म ऑफ वायलेंस। मतलब ऐसा एक अपराध, ऐसा एक हमला एक इंसान दूसरे इंसान पे करता है, उसकी ये इच्छा तो नहीं होती कि वो सामने वाले को मर्डर कर दे, लेकिन ये इच्छा होती है कि सामने वाला जिए, बहुत पेन में जिए, मर मर के जिए। मर मर के जिए। प्यार की बात हो रही थी, तो ये कैसा प्यार कि हम सामने वाले को खुश नहीं देखना चाहते, वो मर मर के जिए। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? आज ही का दिन था 22 अप्रैल और कुछ सपनों के साथ मैं जी रही थी, चल रही थी। मेरे अपने कुछ सपने थे, अपने लिए कुछ करना चाहती थी। ज़्यादा बड़ा सपना नहीं था, बस ये सपना था कि मैं सिंगर बनूं। परिवार को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर परिवार ने नहीं सुना। रियलिटी शो आए, उसे देख के बहुत इंस्पायर हुई। फील हुआ कि ऐसे नहीं तो कुछ ऐसे करके घर वालों से रिक्वेस्ट की कि 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली है, मुझे जॉब करना है। उन्होंने कहा नहीं कोई कोर्स करो। मैंने कहा नहीं मुझे कोर्स नहीं करना, मुझे जॉब करना है। तो मैंने एक पॉइंट निकाल लिया कि बुक शॉप पे जॉब कर लेती, मैं तो इतनी महंगी बुकें भी नहीं खरीद सकती, तो कम से कम मैं वहाँ पढ़ भी लिया करूँगी। तो घर वालों ने कहा चलो एग्री कर दिया, बहुत मुश्किल से। तो खान मार्केट में जॉब ज्वाइन किया मैंने। और जॉब ज्वाइन करना एक्चुअल मेरा मेन मकसद था ही नहीं। मेरा मेन मकसद था मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूं और उसके बाद मैं फिर किसी रियलिटी शो में जाऊं, तब मैं अपने घर वालों को प्रूफ कर पाऊं कि हाँ मैं कुछ कर सकती थी। क्या एज थी लक्ष्मी तब आपकी? मैं समथिंग अगर देखा जाए 15 ईयर्स की थी। 15 इयर्स की। तो वो सारे थॉट उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, तब फिर वो सारी चीज़ें रियलाइजेशन हुई। तब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और जॉब ज्वाइन करने के बाद अच्छा ये जो सारी चीज़ें चल रही थी ना, वो जो लड़का था वो 32 ईयर्स का था और मैं 15 ईयर्स की थी। उस लड़के को, वो लड़का 2.5 साल से मेरे घर में आना जाना, बातचीत ऐसी थी, किसी न किसी कोई किसी किसी मतलब कोई एक मोबाइल फ़ोन के वजह से ऐसा हो गया कि आना जाना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उस 2.5 साल में उस लड़के को मुझसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जो कि मैं उसको भाई बोलती थी। उसकी सिस्टर्स मेरी दोस्त थी, वो भी एज की थी बट लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उनके घर में एक ही मोबाइल फ़ोन था जो मैं उसकी सिस्टर से बात किया करती थी। अब उसके बाद उस लड़के ने मुझे अटैक के 10 महीने पहले प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो मैं प्यार करता हूँ और शादी करना। हाँ। और मैं ये चीज़ सुन के ना शॉक्ड हो गई। तो बोले आज मैं आपके इस बातचीत में आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, उस बंदे ने कई बार मेरा रेप करने की भी कोशिश की और मैं अपने घर में नहीं बता सकती। मुझे बहुत मतलब मारा। मैं उसके घर भी गई तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश मुझे करी। किसी बहाने से कहीं ले गया और उसने वहाँ पे भी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फटाफट एक सिप भी ले लेती, ब्रेक तो करा ही दिए उन्होंने। तो उसने उसके एक बार मैं मतलब वो मुझे कहीं बिना कुछ बताए हुए उसने कोई बहाना देके कि मेरे भाभी भैया भाभी तुमसे मिलना चाहती है, वो ज़बरदस्ती मुझे ले गया बहाने से। तुम्हारे पापा से मेरी बात हो गई है, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। अब वो उस पर्सन का घर में आना जाना हो रहा है तो भाई हो सकता है कि भाई उसने बोल दिया होगा, ट्रस्ट है तो वो। एसिड अटैक की बात की है आपने। एसिड अटैक मुझे लगता है इट इज़ द मोस्ट विशियस फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि एक इंसान दूसरे इंसान को तबाह कर देता है कि ये जल जल के जिए, तड़प तड़प के जिए। तो वहाँ पे प्रेम कहाँ है? नवप्रीत,
प्यार की बातें होती हैं, कितना कुछ कहा जाता है। एक्चुअल में देखा जाए प्यार का मतलब जो होता है ना, आप किसी छोटे बच्चे से पता करो, और उससे पता नहीं करना, उससे एहसास करो। हमारी भी बेटियां हैं, मासूम सी हैं, चालाक नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों से परे हैं हमारी बेटियां। हमें प्यार करना सिखाती हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। और अगर मैं उस उसमें जाऊं, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और वो प्यार व्यार और ये सारी चीज़ें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो इंसान प्यार करता है वो ये सब तो नहीं कर सकता। वो प्यार नहीं होता है। आज मैं आपको हैवानियत की बात बताती हूँ। जो जिसको प्यार बोला जाता है, जो वो हैवान लोग उसको प्यार बोलते हैं, जो क्रिमिनल उसको प्यार बोलते हैं। नवप्रीत, उस टाइम पे क्या हुआ, वो लड़के ने मुझे ना, मतलब वो लड़का ना मुझे एक ऐसा वो समझने लगा था, लाइक पपेट, लाइक ऐसे ही, हाँ, इन कंट्रोल। क्योंकि उसका कंट्रोल मेरे घर वालों पे बहुत, क्योंकि वो 32 इयर्स का था, मेरे घर में आना जाना था, तो वो इंसान को ऐसा लगता था कि भैया मैं इसके घर में जैसा बता दूंगा, इसके घर वाले तो इसकी सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे तो मेरी, क्योंकि मैं राइट हूँ, मैं क्योंकि बड़ा हूँ, और अगर लड़की, क्योंकि ये लड़की है, अगर कोई भी ऐसी चीज करेगी तो वो उस चीज को पकड़ लेगा। आपने मूवी में देखा होगा राज के बारे में, मैंने आपको राज के बारे में भी बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे, मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी ही एज का था राज, और हम लोग साथ में थे। मेरी लाइफ का वो फर्स्ट लड़का था जो मेरा दोस्त भी था और मेरा प्यार भी था। अब भाई मैं उस एज को वो प्यार ही कहूंगी, क्योंकि मुझे तो वो प्यार ही लगता था। तो उसका मेरा था, जो कि सबको पता था, ठीक है। मेरे पेरेंट्स को पता चला था, तो मतलब समझ लो मुझे तो बहुत तोड़ा गया, घर पे बहुत सारी चीज़ें हुई कि इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस लड़के को भी पता था। तो वो लड़का हम दोनों को देख के बहुत उसको दिक्कत होती थी। राज और मैं मिलते भी नहीं थे। ऐसा इतना ये भी नहीं था, क्योंकि छोटे थे, घर से निकलना नहीं हो पाता था। आप भी उस एज को समझ सकती हो कि घर वाले कितने वो रहते थे। तब उस टाइम पे जो वो लड़का था, जो मुझे प्यार के लिए प्रपोज किया अचानक से, और फिर उसके बाद उसके, मतलब ये एक 32 साल का आदमी, हाँ, एक 15 साल की बच्ची को प्रपोज करता है और कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन इस प्रपोज से, मतलब इस प्रपोज से पहले की बात है ये, कि इस प्रपोज से पहले उसने ना, मतलब मुझे नहीं पता नवप्रीत, क्योंकि मैं बहुत सीधी थी। आज मैं सच में बहुत टेढ़ी हूँ। मैं हूँ टेढ़ी, मैं क्लियर बोलती हूँ। मैं आज सहती नहीं हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, मैं चुप नहीं बैठती हूँ। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे उस टाइम पे सच में कुछ नहीं पता था, और मैं बहुत जेन्युइनली, बहुत ऑनेस्ट होके बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज भी तुम मुझे बोलती हो तुम कितनी सीधी हो, आज भी तुम मुझे कई बार ये बात बोलती हो कि तुम सच में बहुत सीधी हो। तो सोचो मैं उस टाइम पे कैसी रही होंगी, ना बाहर निकलना, ना घर से कहीं जाने देना, ना किसी दोस्तों में बैठना उठना, स्कूल से घर, स्कूल के दोस्त। उस लड़के ने ना कई बार ना मेरा रेप करने की कोशिश किया। उस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। उसको कहा जाता है प्यार के नाम पे हैवानियत। कि मैं उसके घर जाया करती थी, तो अगर वो मुझे जैसे ही रूम में देख लिया करता था, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेना। मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ बहुत वो गलत काम करने की कोशिश की, जो शायद नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। मेरे घर में ना, मतलब मेरे घर में वो चीज़, मुझे डर लगता था कि मेरी शादी ना करवा दे, मेरा सपना ना तोड़ दे, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो वो एक डर अंदर ही अंदर है ना, वो खौफ बनना शुरू हो गया था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किसको कहूँ? जो लड़कियाँ हैं वो भी मेरी दोस्त उसी एज की ही हैं। किससे जाके मैं हेल्प मांगूं कि मेरे साथ इतना कुछ चल रहा है। मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, वो मुझे टॉर्चर करता था, थप्पड़ मार देता था। कभी मुझे मुझे और राज को देख लिया करता था, तो तब मुझे वो मारता था पकड़ के, राज को मारता था वो पकड़ के। तो वो सारी चीज़ें ना, मतलब बहुत अजीब थी। और मैं वो बोलती थी, भैया भैया प्लीज़ मेरे घर पे मत बोलना, कि मतलब आपने मुझे राज के साथ देख लिया है तो मेरे घर पे प्लीज़ मत बोलना, मत बोलना। वो तो एकदम से पकड़ के चट चट चांटे बजा देना, ये सारी चीज़ें करना। वही इंसान जो प्यार के लिए प्रपोज किया था, करता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ समय के बाद, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने कहा मैं तो आपको भाई की तरह देखती हूँ, बोलती हूँ। नवप्रीत, मैं स्कूल जाया करती थी, मुझे नहीं पता था कि आई लव यू क्या होता है, क्योंकि मैं नई थी इन सब चीज़ों में, ठीक है। मुझे इतना पता था मुझे राज से प्यार है,
मेरी राज से 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में मुलाकात हो गई, वो भी मेरे लिए, वो भी 5 मिनट के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी राज को आई लव यू नहीं बोला, कभी उसने मुझे ऐसे नहीं बोला, लेकिन हमें इतना पता था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे। एक एहसास था। एक एहसास था वहाँ पे। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही थी कि वो कहते हैं ना, बचपन धीरे-धीरे करके बड़ा हो रहा है और शायद सपने भी ले रहा है। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें, नवप्रीत ऐसा हुआ, राज को वो जाके पीटता था। मुझे बाद में ये सारी चीज़ें पता चली। एक बार वो मुझे पता चला, अटैक के बाद मुझे पता चला कि वो स्कूल में चाकू लेके गया था राज को मारने के लिए। आज मैं इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बातें आपको बता रही हूँ कि वो उसको मारने के लिए भी गया। सोचो मेरे ऊपर बाद में क्या बीती है, मतलब इतना ट्रॉमा, मुझे इतनी हकीकतें मेरे सामने निकल के आ रही कि मेरे मेरे पीछे से क्या-क्या चीज़ें हो रही थी। मतलब इस चीज़ का शिकार सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, राज भी था। 19 अप्रैल को उसका मैसेज आता है मेरे पास कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगेन मैसेज आता है कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने उसको तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लकीली वो मैसेज मेरे फ़ोन में रह गया। हमारे घर में वो उस टाइम पे वो कीपैड वाले फ़ोन नहीं आए थे, वो जिसमें वो एंटीना टाइप का था। तो उस टाइम पे वो फ़ोन चालू हुए थे, तो मेरे पापा ने घर में वो एक फ़ोन लिया था। लैंडलाइन के अलावा एक वो फ़ोन हो गया था। तो पापा बोलते थे कि मतलब मैं ही उसको वो करती थी, जैसे मैं कहीं जा रही तो पापा ने मुझे बोल दिया कि अपने पास रखो, हम कॉल करना हुआ, कुछ हुआ तो ये सब। मैं काम पे जाती थी तो पापा मेरे पास ही कि मैं आ जाऊँ लेने के लिए, कब आऊँ, ये सब चीज़ें रहती थी। तब उस लड़के का 21 अप्रैल को मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि तुम तो लाइफ में कुछ करना चाहती हो ना, आगे बढ़ना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो। मैं कहती हूँ हाँ जी। तो वो कहता है ठीक है, ओके, और कॉल काट देता है। देन 19 अप्रैल को मैसेज आता इज़हार है, करता है मैसेज के बाद। हाँ, मैसेज में। और उसके 2 दिन बाद, उसके 20 तारीख के बाद 21 तारीख को, मतलब धमकी भरा कॉल तो था वो मेरे लिए। अगर उसने कुछ कहा नहीं तो उसने तो ये चीज़ सुनी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, उससे बहुत पता रहती थी। समझो वो मेरे को कितना ज़्यादा वो मेरे पीछे था। फिर 22 अप्रैल को मैं एवरीडे की तरह ही जा रही थी और उस दिन मैं अपने पापा से मिलती हूँ रास्ते में और मेरे पापा से मैं कुछ पैसे लेती हूँ और मेरे पापा बोलते चलो आराम से जाना। मैं कहती हूँ हाँ जी। मैं निकल गई। निकलने के बाद एक डाकघर है, उस डाकघर के पीछे वो दोनों खड़े हुए थे और वो लेडी भी थी, उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड, और वो लड़का भी था। और उस लेडी ने ना हाथ में, उन लोगों ने हाथ में पॉली बैग ले रखा था और उसमें एक बियर की बॉटल थी और उसमें एसिड था और एक गिलास था उनके पास। तो मैंने देखा तो वो लेडी ना मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने कहा कि ये ज़माना सही है, आजकल तो लड़के भी घूर घूर के देखते हैं, लड़कियां भी देखने लगी है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं जैसे ही आगे बढ़ी मैंने देखा राइट साइड में वो लोग भी दूसरी बत्ती से क्रॉसिंग कर रहे थे और मैं दूसरी बत्ती से क्रॉस कर रही थी। फिर मैं उस लोकेशन तक पहुंच ही रही थी, उससे पहले मैंने देखा एक और गली थी, गली का एक अच्छा खासा रोड था, वहां से वो लोग आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, रोड है, कोई भी आएगा जाएगा, मुझे मैं किसी का बंद थोड़ी ना कर सकती हूँ रास्ता आने जाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने बस ऐसे देखा है और ऐसे देख के मैं आगे ही बढ़ी हूँ। सडन वो लोग आए, उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, ग्लास में एसिड था वो उसने मेरे फेस पे डाल दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे किसी ने बहुत भारी भारी पत्थर रख दिए हो और मेरी बॉडी में किसी ने आग लगा दिया हो, और वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। और मैं चीख रही थी, तड़प रही थी, बहुत तेज तेज चीख रही थी, बहुत बुरी तरीके से चीख रही थी। शायद आज भी बहुत सारे लोगों को मेरी वो चीख याद होगी जो मैंने पूरा एकदम अंदर से, समझ लो शायद मेरी आवाज़ चली जाती जैसे मैं चीखी थी। उसके बाद मैं 3 बार, मतलब ये जो चेयर है ना ये भी सही, इससे भी ऊंचे होते हैं फुटपाथ। यस। उस फुटपाथ से मैं 3 बार नीचे गिरी, मेरे सर पे चोट, आज भी उस चोट का निशान है मेरे सर पे। मैं नीचे गिरी और मैं ऐसे पलटते पलटते दूसरे रोड पे चली गई। 3 बार मेरा ऐसे ही हुआ और कार एक्सीडेंट हुआ उसी समय अटैक के बाद। कोई हेल्प नहीं कर रहा था और मैं चीख रही थी, तड़प रही थी। फिर मैं खड़ी होती, मैं ऐसे आँख खोलती और ऐसे ऐसे करके रास्ता देखती, फिर मैं लौट के वापस आती, फिर मैं वैसे ही गिरती और फिर मेरा कार एक्सीडेंट होता। मतलब जो कार एक्सीडेंट भी कर रहे थे वो भी निकल जा रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। आप सड़क पे हैं, एक बच्ची जिसको 2 दिन पहले ये कहा जाता है कि मुझे आपसे प्यार है, और वो बच्ची, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है। ऐसा तेजाब
जो हड्डियों तक को मेल्ट कर देता है। ये प्यार दर्शाने का एक अलग तरीका है या कंट्रोल करने का एक अलग तरीका। ये और वो उस प्यार समय जो आपको आपके साथ जबरदस्ती भी करता है, क्योंकि वो प्यार होता तो शायद मेरी शरीर की चाहत थी, ये वो प्यार था। तभी तो मेरे साथ जबरन जबरदस्ती भी हुई है। और जब वहाँ मौका नहीं मिल पाया तो उसने एसिड के थ्रू अपना प्यार जाहिर किया। हाउ डेयर शी टू से नो। यस, ना, कि उसने ना बोला कैसे। एक ना, और उसके बाद इतना बड़ा हमला। मुझे लगता है कि बचपन से ही परवरिश के समय लड़कों को कभी ना नहीं बोला जाता। तो क्या यही रीजन है कि वो आपकी ना नहीं सुन पाया? बिल्कुल यही रीज़न है। आज भी हम लोग केसेस पे काम कर रहे हैं और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कई केसेस में ऐसा भी है कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो उसके पति ने बोला चल चेकअप करवा कि लड़का है या लड़की है। अगर उस लड़की ने ना बोल दिया तो उसके प्राइवेट पार्ट पे अटैक कर दिया। यही तो ना का ही रीज़न है ना, तभी तो अटैक्स हो रहे हैं। अगर ना नहीं बोला जाता तो उसके लिए तो बस ठीक था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये, जिसमें हम मेल को एक पावर देते हैं। उनको दरअसल में हम पैट्रियार्की का रियल मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं। पैट्रियार्की का रियल मीनिंग होता है कि हमारी सोसाइटी में मेल एक हेड होगा जो फैमिली को चलाएगा, जो सिस्टम को चलाएगा सोसाइटी में। यहाँ पे वो सिस्टम को मैनेज नहीं, सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और उसका असर मैं आपके चेहरे पे देख पा रही हूँ। मैं वापस उसी जगह पे पहुंचूंगी जब आपके ऊपर अटैक हुआ। आपने उसी समय इतनी पेन सही, इतना दर्द महसूस हुआ। लोगों का आप कुछ बता रहे थे, क्या उनका रवैया था उस समय? रवैया मतलब वहाँ पे जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो लोग, जैसे आज भी लोग तमाशबीन होके देखते हैं ना, पूरा ऐसे गोल चक्कर बना के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद और ऐसे करके ऐसे झुक झुक के देख रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मेरा फ़ोन दे दो, मेरे पापा से मेरी बात करा दो, ये वो। मैं बोले जा रही हूँ, ये भी नहीं कह रही कि मेरी जान बचा लो, मैं कह रही हूँ मेरा फ़ोन दे दो, एक बार मेरे पापा से मेरी बात करवा दो। तो कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और लोग तमाशबीन बन के देख ही रहे थे। उसके बाद दूर से ना एक अरुण सिंह अंकल थे जिन्होंने ये सारा हादसा देखा और उन्होंने वो हिम्मत दिखाई। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, इसीलिए मैं हर बार उन्हीं का ही नाम लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ की है मेरे लिए। वो हिम्मत करके आए और शायद वो, उनको इस बात का पता भी था कि पानी से एसिड धोया जा सकता है। तो वो, उनके पास 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था और वो लेके आए। और उन्होंने भी, मुझे लगता है कि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, कि बच्ची ठीक रहे, तो उन्होंने मेरे फेस में यहाँ पे पानी डाला ना, जैसे धोने के लिए, कोई हाथ तो लगा नहीं रहा था। तो जैसे ऐसे पानी डाला मेरे ऊपर तो वो एसिड ना, पानी ना, वो पूरा डाइल्यूट हो गया एसिड में और वो पूरा यहाँ पे आ गया और यहाँ से पूरा मेरे यहाँ तक गला बंद हो गया। अब क्या है कि अब मैं, भाई एज हो रही है धीरे धीरे करके, तो वो जो मेरा स्कार था ना, ऐसे था, पूरा ऐसे करके फैला हुआ था। तो मैं धीरे धीरे बढ़ती गई, वो स्कार्स धीरे धीरे करके यहाँ पे ऐसे आ गया। और यहाँ पे मेरे एक होल भी है, इस साइड में एक होल है, जो स्कार्स जब जुड़ गया वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने पीसीआर बुलाई और पीसीआर बुला के, पीसीआर जब आई वहाँ पे पुलिस वालों ने पीसीआर में बिठाया। और उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मैं बहुत तेज चीख के रो रही थी और मैं कह रही थी, एक बार मेरा फ़ोन दे दो, मेरे पापा से मेरी बात करा दो, एक बार मेरे पापा से मेरी बात करा दो। तो पुलिस वालों ने अपने ही फ़ोन से, मेरा फ़ोन लैंडलाइन पे फ़ोन किया, तो वहाँ से पापा ने फ़ोन उठाया और मेरे से बात नहीं, मैं हेलो हेलो बोल रही थी तो उनसे बात नहीं, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो पुलिस वालों ने फ़ोन लेके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी बेटी के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो इतनी ऐसे नहीं बता सकते थे, तो हम इस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो लेकिन वो जब हॉस्पिटल लेके गए तो अरुण सिंह अंकल घर गए मेरा पता कर करके, और वहाँ से मेरे पापा को अपनी गाड़ी में बिठा के, वो गाड़ी भी किसी पॉलिटिशियन की थी, पॉलिटिशियन के ही वो ड्राइवर थे। फिर मेरे पापा को बिठा के लेके आए और पापा मम्मी को, जब वो लोग हॉस्पिटल आए तो मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाल दिया था। पानी डाला था बहुत अच्छे से, आपने छपाक में भी देखा कि कैसे पानी मेरे ऊपर, मतलब डाला गया, तो 20 बाल्टी पानी डाला गया। तो आपके मुताबिक लक्ष्मी, फर्स्ट एड पानी होगा? फिर पानी होगा, क्योंकि जिस टाइम पे अटैक होता है, जिस भी पार्ट में एसिड डलता है, उस पार्ट को झुका के हमें उसे पानी से वॉश करना चाहिए। झुका के पानी से वॉश करना चाहिए। जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि जब यहाँ पानी डाला तो यहाँ पे एसिड आ गया। एसिड अटैक में टारगेट चेहरा होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करना, वो मेरी नहीं हो सकी,
तो किसी की नहीं हुई। तो चेहरे को हमेशा झुकाना है ताकि जो एसिड है वो ज़मीन पे जाए, बॉडी के किसी और और पार्ट पार्ट पे में ना ना जाए, जाए। क्योंकि बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है। जी। और उसके बाद जब पानी से अच्छे से वॉश किया गया, वॉश करने के बाद फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। मेरे फादर और मदर आए जब, तो मेरे फादर ने ना मुझे गले से लगाया, तो मेरे फादर की पूरी शर्ट जल गई। सोचो 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी। फिर उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट किया गया और कहा गया कि मैं नहीं बच पाऊंगी, शायद मैं बहुत सीरियस कंडीशन में थी। लेकिन मैं आज कहती हूँ मुझे शायद आप सब लोगों के लिए वापस आना था, तो मैं वापस आई। फिर मुझे मेरी शिरीन आंटी हैं, मेरे पापा की बॉस, मेरी ज़िंदगी आज एक तरीके से उन्होंने ही मुझे बचाया है। वो मेरे लिए सोई नहीं, मेरे लिए उन्होंने चैन से खाया नहीं। मुझे आज भी याद है, आधी आधी रात में फ़ोन करके हॉस्पिटल में पूछा करती थी, लक्ष्मी ठीक है? तो मतलब हम कई बार, मैं जैसे कर्मा की बात पहले भी कर रही थी कि मेरे पापा और मम्मी का कुछ तो अच्छा कर्मा होगा कि मेरे पापा ने एक बेटी को अपनाया था। शायद मुझे लगता है कि उस बेटी को अपनी ज़िंदगी में जगह दिया, तो उनकी बेटी के लिए भी कोई खड़ा हुआ। शायद मुझे लगता है यही एक कर्मा है कि मेरे पापा की एक वो अच्छाई, मेरी मम्मी की वो अच्छाइयाँ, शायद उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, तो शायद वो कर्मा निकल के बाहर आया कि लकीली कुछ समय पहले ही मेरे पापा ने न्यू जॉइनिंग करी थी श्रीन आंटी के पास। और ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद वो एक ऐसी सिस्टम बन के खड़ी हुई फाइनेंशियली, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, हर एक तरीके से जो वो कर सकती थी उन्होंने सपोर्ट किया। जहाँ पे उनको अवेलेबल रहना होता था वो रहती थी। नवप्रीत, एवरी वीक जैसी मैं इम्प्रूव होती थी, एवरी वीक 20-20 से 50-50 केजी मिठाइयाँ बंटती थी। और वो कौन बंटवाता था? शिरीन आंटी बंटवाती थी। बहुत सुंदर। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटना मतलब एक बहुत खुशी की बात हुआ करती थी। फिर उसके बाद यही सब लोग तो थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे कहीं न कहीं बाहर निकाल के लेके आए और उस ट्रॉमा से निकाल के लेके आए। तभी मैं उस, जैसे आज हम अपने सर्वाइवर्स को हैंडल करते हैं, देखते हैं कि जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई से नहीं मिल पाते, जो बहुत पुराने सर्वाइवर होते हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका ट्रॉमा कितना बुरा होता है, उनके अराउंडिंग के लोग कितने बुरे होते हैं कि उनको वो तो ऑलरेडी फिजिकली पेन में होते हैं और लोग उनको मेंटली भी ट्रॉमा दे देते हैं। तो मेरे अराउंडिंग में जो लोग थे ना, वो इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव थे। वो 4 लोग थे जो पूरी दुनिया थी, और वो 4 लोग में मेरे पेरेंट्स थे, शिरीन आंटी थी, प्लस मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, जिन्होंने मेरा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा। और वो सिर्फ मेरे साथ लॉयर बन के नहीं रही, वो आई, मुझे आज तक नहीं पता ये स्टोरी, मैं कभी उनसे बात करूंगी तो उनसे ज़रूर पूछूंगी कि उन्होंने मेरे केस में इंटरेस्ट कैसे लिया और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सोचा। और वो आगे बढ़ के आई, उन्होंने मेरा केस हैंडल किया। और उनके जितने भी जूनियर्स थे, वो एवरी डे मेरे घर भेजती थी पार्टी करने के लिए। बहुत अच्छा। कि तुम जाओ, कभी मेरे लिए पेस्ट्रीज आती थी, कभी मेरे लिए चॉकलेट आती थी, कभी केक। हाँ, वो कि लक्ष्मी को बोलो वो बाहर लेके जाओ, उसे बाहर घुमाओ। तो मतलब इन लोगों का मेरे जिंदगी को इम्प्रूव करने में, मोटिवेट करने में बहुत बड़ा हाथ था। बहुत अच्छा है। इस बात से ये पता चलता है, जब आपने बताया कि ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पे तेजाब फेंकते हैं, चाइल्ड अब्यूज करते हैं, क्योंकि उस समय आप एक बच्ची थी। ऐसे लोग हैं जो सड़क पे खड़े तमाशा देख रहे हैं, मदद करने को तैयार नहीं है। वहाँ पे शिरीन आंटी जैसे, अरुण सिंह जैसे भी लोग हैं जो जिनमें अभी भी इंसानियत बाकी है। तभी तो कहते हैं ये धरती अभी तक गर्क नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अच्छाई है। वो अच्छाई हमें आपकी स्माइल से नजर आ रही है, उनका अच्छा किया हुआ। जब ये अटैक हुआ, आपको फर्स्ट एड दी गई, उसके बाद कितनी सर्जरीज हुई और कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? और कैसे जो स्किन हमारी जल जाती है उसको हील करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं ऐसा? देखिए, ये तो डॉक्टर ही बताते हैं, डॉक्टर को ही पता होता है इसका ट्रीटमेंट। लेकिन जब वो सबसे पहले मैंने बताया कि पानी डाला, उसके बाद उन्होंने कोई नीले कलर की दवाई लगाई, शायद जख्मों को ठंडा करने के लिए। मेरे केस में जो सबसे अच्छी चीज़ ये रही नवप्रीत, कि डॉक्टर ने सिर्फ मेरा बॉडी या मेरी जान ही नहीं देखी, उन्होंने मेरी आंखें भी देखी। शुरू से लेके उन्होंने मेरी आंखों पे भी जोर डाला कि आंखें बची रहे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स जूनियर ऐसे भी थे जिन्हें कोई मतलब भी नहीं था। जैसे सीनियर को पता होता है पेन और वो सारी चीज़ों का हैंडल कैसे करते हैं किसी भी पेशेंट को, लेकिन उनके ऐसे कुछ जूनियर्स थे जो मुझे आज भी याद है कि मेरी आंखों को होशो आवाज़ में सिला जाता था। और एक बार नवप्रीत, मेरे ना यहाँ इंजेक्शन लगाया गया था इस जगह पे, मेरी आंखों को सुन करने के लिए।
और वो इंजेक्शन ने रिएक्ट कर दिया था और वो सीधे मेरे गले पे आ गया था और मुझे इतनी वॉमिट हुई थी और मैं आज भी उसका टेस्ट नहीं भूल पाती हूँ। कुछ दिनों तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया। फिर उसके बाद जब उनसे ये नहीं बन पाया ना, तो उन्होंने मुझे वार्ड से बुला के, अपने एरिया में बुला के, उन्होंने मेरी आंखों को सिला। आंखों को सिला? सिला, होशो हवास में तेजाब आंख में चला गया था, तो उसको आंख बंद करने के लिए कि मेरी ये जो आंख है ना खुली ना रह जाए, स्किन है ना एकदम ऐसी ना रह जाए, तो वो स्किन ना अपनी जगह पे रहे, तो उसको सिला गया। शायद ये आप मुझे बेहोश करके भी कर सकते थे, और शायद उन्होंने जब वो इंजेक्शन सुन करने के लिए लगा रहे थे तो वो सुन नहीं हुआ, वो कुछ और ही हो गया मेरे साथ। फिर उसके बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई, 3 सर्जरी हुई मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बहुत पेनफुल था वो पल मेरे लिए, लेकिन मैं भी एक अलग ही उसमें थी कि नहीं, मुझे ना बस ठीक होना है। और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, और मुझे नहीं पता था कि एसिड अटैक हुआ है। मैं तो एक अलग ही दुनिया में, एक फिल्मी दुनिया में चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मूवी है खून भरी मांग, तो उस मूवी में जैसा दिखाते हैं कि कोई हादसा ऐसा हो जाता है तो एक सर्जरी में ही सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मेरी ऐसे धीरे धीरे करके ना 7 सर्जरीज हुई। ये फेस मेरा 7 सर्जरीज के बाद है। जैसा आपको भी पता है कि एक सर्वाइवर की 100 से अबव सर्जरीज होती है, इसीलिए हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्किन चोरी हुई मेरे बॉडी से भी जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो ऐसी स्किन चोरी हो गई? हाँ, मेरे पैरों से स्किन लिया गया और स्किन लेके मेरी सर्जरी की गई। तो स्किन भी बचती है, तो मेरे पापा ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि मेरी स्किन बची थी, डॉक्टर्स बात कर रहे थे, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि रख लो उसे, रख लो, कहीं और काम आ जाएगा करके ऐसे। तो अब आप सोचो कि एक सर्वाइवर का अगर 100 सर्जरी हो रही है तो उसकी बॉडी से कहाँ से स्किन लिया जाएगा, अगर आप स्किन ही चोरी करोगे किसी की। तो एसिड अटैक के केस में जब एक फिजिकल ट्रॉमा आता है, बाकी ट्रॉमास की बात हम बाद में करेंगे, पहले जो फिजिकल ट्रॉमा आता है, तो वो जो मेडिकली ट्रीटमेंट होता है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है या एक साल का प्रोसेस नहीं है, वो सालों साल का एक कॉन्टीन्यूस पेन है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू लाइफ देता है, वो इन्फ्रिंज होता है उस समय से जिस समय एसिड अटैक हुआ, और वो सालों साल, वो एक मोमेंट्री वायलेशन नहीं है, वो एक कॉन्टीन्यूस वायलेशन है। जब एक सर्वाइवर हॉस्पिटल जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जब एक सर्वाइवर मेडिसिन्स खाता है बार बार हर दिन, इंजेक्शन वहाँ पे जहाँ हम सोच के भी डर जाते हैं, और स्किन उतारी जाती है अपनी ही बॉडी से उस पार्ट को हील करने के लिए जहाँ से वो पहले ही जल चुकी है। तो ये एक मोमेंट्री नहीं, ये एक कॉन्टीन्यूस परपेचुअल पेन है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को फेस करना पड़ता है। ये सिर्फ फिजिकल पेन की बात की है। 2005 में एसिड अटैक हुआ था लक्ष्मी के ऊपर, अप्रैल में, आज के दिन। हम 2026 में हैं। लक्ष्मी, क्या अभी भी आपकी सर्जरीज पेंडिंग है? बिल्कुल है, और एक नहीं कई सर्जरीज पेंडिंग है। 21 साल के बाद भी अभी भी सर्जरीज पेंडिंग है। एग्जैक्टली। और मैं बहुत लकी हूँ नवप्रीत कि मेरी 7 सर्जरीज हुई है, और इंडिया के अंदर मैं एक फर्स्ट लड़की हूँ जिसकी सबसे बेस्ट सर्जरी हुई है, पूरी प्लान के साथ सर्जरी हुई है। और मेरे हिसाब से ऐसी सर्जरी सबकी होनी चाहिए। और मैंने उसके बाद अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि मुझे अब ऐसा लगता है, सर्जरीज की ज़रूरत होने के बाद भी मेरे को अब ऐसा लगता है कि अब मुझे सर्जरीज नहीं चाहिए। क्योंकि मैं वो दर्द किसके लिए झेलूँ? आपके लिए। क्योंकि आप तो मुझे ऐसे ही पसंद करती हैं, आपको मैं ऐसी ही खूबसूरत लगती हूँ। उनके लिए जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, या उनके लिए जो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, या उन बच्चों के लिए छोटे छोटे जो आज भी मुझे इस चेहरे के साथ मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे एक ऐसा मैसेज उन सर्वाइवर को देना चाहती हूँ जो सर्वाइवर बिना बात में सर्जरी पे सर्जरियाँ करा रही हैं। जिसको आपसे प्यार है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जहाँ तक आपको लगता है कि सर्जरी ज़रूरी है, आप वो ज़रूरत की चीज़ें जैसे खरीदते हैं आप, तो ज़रूरत की सर्जरी करा लीजिए। लेकिन अगर आप बैक टू बैक आप ज़िंदगी भर सर्जरी कराते ही रहेंगे, ये मेरा अपना एक सजेशन है सबके लिए। बाकी सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है कि सबको क्या करना है। तो वही चीज़ है, आज भी एक सर्जरी नहीं, यहाँ की सर्जरी बाकी है। तुमने कितनी बार मुझे कहा कि लक्ष्मी तुम्हारी राइट आई, क्योंकि मेरा आई प्रेशर कम होता जा रहा है, तो मेरी राइट आई खुली रहती है, उसकी सर्जरी बाकी है। मेरे कान की सर्जरी बाकी है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी होना है। तो मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ तो अब कौन सा कॉस्मेटिक सर्जरी मुझे? ब्यूटी की डेफिनेशन बदल दी लक्ष्मी ने। जो हमारी सोसाइटी में एक कंसेप्ट बना रखा है
कि इस तरीके का इंसान सुंदर होता है, नहीं। जो जिसमें हिम्मत है और जिसका मन सुंदर है और जो ये सोचता है कि मेरे जैसा पेन कोई ना सहे, या फिर पेन है किसी की लाइफ में तो उसको मैं कम कर पाऊँ, वही इंसान सुंदर है। और लक्ष्मी, मैं कहना चाहूँगी, यू आर ब्यूटीफुल। यस आई एम। यस। मैं बताऊं रुबिल आपको कि 2005 में जब मैंने पहली बार, जो आज आपने मुझसे बात कही, 2005 में मेरे पापा ने, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो मेरे घर से सारे शीशे फ्रेम सब हटा दिए गए थे, तो बस एक फ्रेम लगा हुआ था। जो मैंने खुद को देखा वहाँ पे, और मुझे खुद से घिन आने लगी, खुद को ही देख के घबराहट होने लगी, एक डर हो गया वहाँ पे। वो एक अलग ही वो पेन था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ। और मैं वहाँ पे एकदम टूट गई, बिखर गई। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुआ उस टाइम पे कि लक्ष्मी, तुम तो सुसाइड कर लोगी, लेकिन इस 2 मिनट के बाद का क्या? तुम्हारे लिए बोला जाएगा, लड़की थी ना, लड़की की ही गलती होगी, तभी तो उसने सुसाइड किया। क्या पता एक समय ऐसे आ जाए, पेरेंट्स को इतना टॉर्चर किया जाए कि मेरे पेरेंट्स सुसाइड कर ले। जो गलती मैंने अटैक से पहले की, अपने पेरेंट्स को ना बता के, वही गलती मैं अब भी करूंगी। जो पेरेंट्स मेरे लिए चैन से सोए नहीं, जिन्होंने चैन से खाया नहीं 2.5 महीने, वो पेन में रहे, मुझसे ज्यादा पेन उन्हें था। मैं तो वहाँ बिस्तर पे पड़ी हुई थी, मैं तो जो झेल रही थी हो रहा था। लेकिन वो जिसने कोख में मुझे 9 महीने रखा, जो पिता, जो परियों की बातें होती है कि अचानक से उनकी परी को कोई एकदम मिटा दे और पूरी कोशिश करे उसको, तो क्या। और जिस माँ बाप ने जान बचाई है, चेहरा नहीं, जान बचाने की, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, उनकी आवाज़ यही थी। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि एक बार तो बात करना बनता है। बहुत हिम्मत करके गई और मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और मैंने ऐसा क्या किया है। तो कुछ सोसाइटी के लोग कुछ दिन पहले ही आए थे, ये सब होने से पहले, और उन्होंने सजेस्ट करके गए थे कि लड़की जाते, आपके पास तो बेटा भी है, आप एक काम करो, लड़की को इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। ये सजेशन था। तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स से बात करी और मैंने पापा को कहा, पापा प्लीज़ मुझे इंजेक्शन लगवा के ना मरवा दो, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। तो मेरे पापा ने ना अपने आंसू छुपा लिए और एकदम वो हो गए। मुझे उनका चेहरा आज भी याद है, उनके कान लाल हो गए, वो बहुत गोरे थे, उनके कान लाल हो गए, उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। ये सब सुन के उन्होंने अपने आंसू छुपा लिए, वो चेहरा जो दर्द था वो उनके चेहरे में आने लगा। उन्होंने मुझे गले से लगाया और सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा, बेटा इस दुनिया में ना ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम ना मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन ना एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें तुम्हारे चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ, आई लव माई फेस। कितनी सुंदर बात है। मतलब एक पिता के लिए कितना मुश्किल था ये बात सुनना अपने बच्चे से कि वो कह रहा है मुझे ख़त्म कर दो। और वो पिता कितना स्ट्रांग होगा, उनका विल पावर कितना स्ट्रांग होगा कि उन्होंने उस दर्द को रोक के आपको एक नई दिशा दी, एक नई मोटिवेशन दी और एक नई सोच दी कि ब्यूटीफुल इज़ योर माइंड, एंड आप अपने आप को एक दिन बहुत प्यार करोगे, अपने चेहरे को प्यार करोगे। और मुझे लगता है लक्ष्मी ने अपने सिर्फ चेहरे को नहीं, अपनी ज़िंदगी को प्यार किया है। इस बात से जो अभी आपने शेयर किया कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिस वजह से आपने यहाँ तक सोच लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद क्या आप पढ़ाई कर पाए, करियर बना पाए जैसा आप पहले सोचते थे कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ? नवप्रीत, मेरे पेरेंट्स का, श्रीन आंटी का और अपर्णा दी का यही प्लान था। उन्होंने कहा वापस उसी स्कूल में जाओ। मेरे लिए उस स्कूल में जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उन सबको फेस करना डिफ़िकल्ट था जो लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। तो सोसाइटी में हाँ, एक सोशली एक्सक्लूजन था, बहुत। उस बात का डर था। डर था नहीं, क्योंकि वो डर बनाया गया। क्योंकि कुछ समय पहले ही जब मैं घर आई, मेरे दोस्त सब देखने मुझे आए और वो चले गए। और किसी ने, मेरे दोस्त में से किसी एक ने कहा कि जैसे के साथ तैसा, जो कि मुझे आज भी याद है उस लड़की के बारे में, कि मैंने उस लड़की को कई लड़कों के बीच में से बचाया था। शायद अगर जैसे को तैसा बोला जाता है तो फिर ठीक है। उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सड़क पे जाती थी तो मुझे इग्नोर किया करते थे, मैं आवाज़ लगाती थी तो कभी मेरी आवाज़ नहीं सुनते थे। तो वो सब छोड़ के मुझे चले गए, कोई वापस लौट के नहीं आया। रिलेटिव चले गए, अब तो चीज़ें नाम की चलती है, क्योंकि मेरा तो जो अपना था सब कुछ ख़त्म हो गया ना उस टाइम पे। सब लोग चले गए छोड़ के, और उसके बाद फिर लाइफ एक अलग सी हो गई, बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट हो गई लाइफ। सोचो, आप पूरे दिन एक चेहरे को लेके, अपने दर्द को लेके, और आप
मतलब वो हो गए, किसी पे डिपेंड हो चुके जीवन हो। एकदम दिशाहीन हो गया। हाँ, और डिपेंड हो गए आप मदर और हम्म। फादर पे। मैं ना किचन में जा सकती हूँ, ना मैं घर के काम कर सकती हूँ, ना मैं अपने चेहरे पे हाथ लगा सकती हूँ। 3 साल मैंने अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाया। 3 साल मेरी मम्मी ने मुझे नहलाया, 3 साल मेरी मम्मी ने मेरी वो सारी केयर करी, हर मालिश ये वो जितना कुछ होता है 3 साल मेरी मदर ने मेरा किया। पीरियड्स होते थे मुझे, पीरियड्स के दौरान क्योंकि मैं कपड़े नहीं पहनती थी शरीर में, मैं सिर्फ़ एक चद्दर में रहती थी। तो मेरी मम्मी ने उस पीरियड्स के दौरान भी, क्योंकि मैं अंडरवियर नहीं पहन सकती थी, तो मेरी मम्मी वो रस्सी बांध के, जो डॉक्टर वो बैंडेज होता है वो सब बांध के वो मेरे पैड लगाया करती थी, पैड चेंज किया करती थी, मेरी पॉटी साफ़ किया करती थी, मेरा सुसु साफ़ किया करती थी, क्योंकि मैं इन पैरों की वजह से बैठ ही नहीं सकती थी। मैं जैसे वॉशरूम में बैठते ऐसे मैं बैठ ही नहीं सकती थी, मतलब मैं घुटनों के बल चला करती थी। तो मेरे वो सारी चीज़ें ना बहुत ही मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें, वो मेरे पेरेंट्स का प्यार, वो सपोर्ट, फिर मेरे पापा ने कहा कि बेटा तुम ना हाथ का काम सीखो, और हाथ का काम सीखो, कल को ना तुम्हें ना कोई हमें कुछ हो गया ना तो तुम्हें तुम्हारा अपना सहारा होगा। क्योंकि उन्हें पता था मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो मैंने स्टिचिंग क्लास करी, और मेरे को बोला गया कि तुम किसी स्कूल में, जिसमें मेरी बेटी अब पढ़ती थी एयरफोर्स स्कूल में, उसमें भी बोला गया कि तुम्हें हम उस स्कूल में डाल देते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। डर, वो खौफ, वो लोग जो मुझे छोड़ के चले गए, फिर बाहर भी लोगों को फेस करना पड़ेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आज के चेहरे में तब के चेहरे में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं कैसे जा सकती थी? तब उस टाइम पे मैंने स्टिचिंग क्लास ज्वाइन करी, रो पीट के, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। जो 1 साल का कोर्स था मैंने 3 महीने में फिर कंप्लीट कर लिया उसे। फिर उसके बाद जो मेरी 10th क्लास थी वो मैंने क्लियर करी। लेकिन उसके बाद ना मौका ही नहीं मिल पाया पढ़ने का, क्योंकि 2009 में भाई को टीवी हो गया, और उसके बाद नए-नए चैलेंजेस स्टार्ट हो गए लाइफ में। डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेगा, फादर को हार्ट अटैक से फादर की डेथ हो गई, फिर ब्रदर की डेथ हो गई। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें लाइफ में जो चल रही थी ना, वो सब चीज़ें ना बहुत पेन दे रही थी, और वो बहुत दर्द दे रहा था। तो आगे एजुकेशन का टाइम ही नहीं मिल पाया। जो मेरा मतलब आज मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और वो यही बात बोलेंगे कि लक्ष्मी तुम एम्पावर हो चुकी हो, और तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो इस एसिड अटैक की वजह से। बहुत नेगेटिव कमेंट भी आते हैं मुझे कि आज फेमस हो गई हो एसिड अटैक की वजह से। भाई इस दर्द से कौन फेमस होना चाहता है? मैंने अटैक तो ये फेमस होने के लिए नहीं करवाया था, मेरे साथ ये इतना बड़ा पेन था, तो क्या मैं इन कमेंटों की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से चुप बैठती क्या? या मैं नहीं निकलती? मेरा हो गया था, मेरे फादर ख़त्म हो गए यार, मेरा ब्रदर ख़त्म हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे वो सारी चीज़ें। आज मैं कहती हूँ, मैं अगर आज सब कुछ कर रही हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ के। क्योंकि मैं कभी एनजीओ नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी सपोर्ट मैं पीछे से देना चाहती हूँ, मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आती थी। अगर मेरा सपोर्ट, मैं पहले खुद को तो सपोर्ट करूँ तभी तो मैं किसी को सपोर्ट कर पाऊंगी। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही, मैं करती रही, क्योंकि आप सब ने बोला मुझे, ये सारी चीज़ें आप सब ने कहा कि करो लक्ष्मी, तभी मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। वरना मुझे नहीं पता था मोटिवेशन स्पीकर, मुझे नहीं पता था एंकर, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी कोई भी ऐसा काम कर पाऊंगी। जिस लड़की को कभी स्कूल से अवार्ड नहीं मिले, आज धरती भर से, पूरे पूरे दुनिया से अवार्ड मिल रहे हैं। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें, ये आप सब दोस्तों की वजह से, और शायद मेरे पापा की वो अच्छाइयों की वजह से है, और वो इंसानियत की वजह से है जो आज भी मेरे अंदर ज़िंदा है। और मैं इन सारे हादसों को, मैं इसलिए बार-बार मेरे को रोना आता है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं भूल सकती और ना भूल पा रही हूँ, क्योंकि मैं हर उन सर्वाइवर के साथ काम कर रही हूँ, और उनमें मैं खुद को देखती हूँ, उस पेन को खुद को। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी भी सर्वाइवर का कम से कम ऑपरेशन हो, एजुकेशन में जाए, आगे बढ़े, और लाइफ में वो सारी चीज़ें कर पाए जो वो कभी चाहते थे। लक्ष्मी, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना दर्द एक बच्चा सह गया, माँ बाप सह गए, एक परिवार। नवप्रीत, मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट आज कर पता है रही हूँ। सबसे बड़ा दुख किस बात का है कि इस अटैक की सज़ा ना मेरे छोटे से नन्हे से भाई को मिला, मेरे फादर को मिला, क्योंकि वो मेरा नन्हा सा भाई है ना, उसको ना मेरे पेरेंट्स टाइम दे ही नहीं पाए कभी। उसको पेरेंट्स का प्यार चाहिए था, नहीं मिल पाया उसे, और उसके बाद वो बीमार हो गया, उसको कभी खाना नहीं मिल पाया ढंग से, क्योंकि पेरेंट्स का फोकस ही मेरे ऊपर था।
आज लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने ना उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे लगता है कि उस वक्त में अगर मैं मर जाती तो शायद आज मेरे फादर और ब्रदर दोनों जिंदा होते और मेरी माँ के पास होते। मेरी माँ ने बचपन से दुख झेला है और मेरी माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को, पिता को, भाई को, अपने पति को, अपने बेटे को खोते हुए देखा और अपनी बेटी का चेहरा खोते हुए देखा है। उनके लिए इससे बड़ा मतलब उस मैंने क्या ही सरवाइव किया जितना सरवाइव मेरी मम्मी ने किया है। कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। जो इंसान खुद दर्द में है, जिसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एसिड की जलन, चेहरा खो देना, सपने खो देना, वो आज भी अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं। क्योंकि लक्ष्मी के माँ बाप ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की, शायद ही किसी के माँ बाप इतनी हिम्मत कर पाते हैं। मैं देखती हूँ, अभी भी मैं कई बार आंटी से मिलती हूँ, कभी कभी मैं देखती हूँ वो एकदम अकेले चुप हो जाते हैं, कभी कभी वो कुछ बोलते हैं तो मुझे अक्सर महसूस होता है कि कोई दर्द उनके अंदर रह गया है जो आज लक्ष्मी बता रही है। और लक्ष्मी ने उस फिज़िकल पेन के बाद, मतलब मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि उस पेन के बाद इंसान कैसे खड़ा होता है, कैसे खड़ा हुआ। एजुकेशन, सपने, सब कुछ ख़त्म करके फिर नई लाइफ बनाना, उसको जीना और इस तरीके से जीना कि वो एज एन एम्पावर्ड वुमन दूसरे को मोटिवेट कर पाए। उस सब में क्या एसिड अटैक के बाद परिवार के अलावा कभी लगा कि ये मेरे साथ है, या उस प्यार को जो बचपन में खो दिया इस एसिड अटैक की वजह से, कि क्या ऐसा कोई सच्चा इंसान मिला जो आपको लगा कि आपका साथ दिया हो, या फिर से वही धोखा, वही वो प्यार के नाम पे झूठ, यही सब कुछ मिला? ये ज़िंदगी है नवप्रीत, और मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। छोटी बड़ी हर एक चीज़ से मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों को लगता है एसिड अटैक ही एक चैलेंज है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए हैं और लगातार आ रहे हैं। धोखा जो है ना, जैसे हम खाना खाते हैं ना, समझ लो हमारे ज़िंदगी का वो भी एक हिस्सा है कि आपको कहीं ना कहीं हर मोड़ पे धोखा मिलता है। लेकिन आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि वो धोखा भी ना, जो धोखा दे उस इंसान को भी ऐसा लगे कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। धोखा धोखा उस इंसान ने हमें नहीं दिया है, उल्टा उसके साथ धोखा हो गया। वो धोखा इंसान ये सोच के देता है कि भाई जिसने अटैक किया मेरे ऊपर, वो इंसान ने ये सोच के अटैक किया ना, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, उसके साथ भी तो धोखा ही हो गया है धोखा ही ना। हो गया है कितना बड़ा धोखा कि हो मैं गया। इसको खत्म कर दूंगा, बट लक्ष्मी रोज लाइक ए सन। हाँ, ऐसे ही मेरे जीवन में कोई आया, उसको लगा कि नहीं, मैं यहाँ पे उस इंसान का नाम ही नहीं लूंगी कभी, मुझे लेना भी नहीं है। वो इंसान अपने लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही इंसान है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब अपना अपना एक नेचर होता है। मेरा अपना एक नेचर है, सामने वाले का अपना एक नेचर है, तो नहीं समझ में आता एक दूसरे का साथ। तो किसी को यही चीज़ कहूँगी, किसी को धोखा देने से बेहतर है कि उससे एक अंडरस्टैंडिंग की तरह बात करके उस इंसान से दूर हो जाए, लेकिन किसी को धोखा ना दे, क्योंकि उस धोखे में आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। क्योंकि वो वाला गाना सुना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देखो, वो- मतलब इतनी इतनी अच्छी बात कर दी कि हर हर बात में हाँ, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ। जो आपके पापा की एक बात थी ना, वो हर बात पे झलक के आ रही है। मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है कि मैं आपके पापा से कभी मिल नहीं पाई। हाँ, ये खुशी की बात है कि आंटी से बहुत बार मिल पाई हूँ, उनके हाथ का खाना खा पाई हूँ। तो मेरे पापा के हाथ का खाना खाती तो और मज़ा आता। वो बहुत ही अच्छे शेफ थे, और आज भी मैं जो खाना वाना बनाती हूँ तो उनकी मेहरबानी है। इतना अच्छा तो नहीं बना सकती, पर लेकिन जितना भी बनाती हूँ वही उन्होंने ही सिखाया मुझे नहीं, हमेशा। हमारे मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट जो थी और ज़्यादा बढ़ गई है आज की बात समझ के। आप चेहरा बनी रैंप वॉक का, फेस ऑफ लैक्मे, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स का, नायका का, मैं बहुत सारे नाम गिनवा भी नहीं पाऊंगी। तो तब कैसा महसूस हुआ? नवप्रीत, मैंने जैसे बताया कि वो एक शायरी है ना, कहते हैं कि आप चलते रहो, कारवा आपके साथ चलता रहेगा। वो कुछ कहते हैं, मैं तो भूल ही जाती, जब कैमरे के सामने आती हूँ तब मैं वो लाइन ही भूल जाती हूँ। और
अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आपके अंदर वो सारी क्षमता है, और अगर आपने अपने चेहरे को या आपके अंदर जो कमी है लोगों के लिए, अगर आपने उस कमी को आपने मजबूती का नाम दे दिया, हिम्मत का नाम दे दिया, तो आप कोई पीछे नहीं हट सकता। बड़े से बड़ा ब्रांड, छोटे से छोटा ब्रांड आपके आगे झुक जाता है, क्योंकि आप जब अपनी हिम्मत की मिसाइल कायम करते हैं तो फिर लोग आपको पूछते ही पूछते हैं। और वहाँ पे जब मैं चीज़ें कर रही थी, सिर्फ कर रही थी, मैंने कभी किसी ब्रांड को अप्रोच नहीं किया, कभी बात नहीं की। ब्रांड्स खुद आई मेरी हिम्मत को देख के, लेकिन जब वो प्रपोजल ले लेके आती थी कि हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं वैसे करेंगे, तो क्या होता था, मुझे अच्छा लगता था और एक्साइटमेंट होती थी कि कुछ ऐसा करने की एक्साइटमेंट होती थी कि नहीं ठीक है। और जब ब्रांड्स ये कहता था ना कि मैम इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या ऐसे नहीं वैसे करना है, और जब मैं जैसी एक शॉट में चीज़ को ख़त्म करती थी तो ये कहते थे यार हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और लोगों के साथ, आपके साथ तो बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए शो स्टॉपर बनी, फैशन शो में गई, शो होस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें करी। एक्टर का नाम मिल गया कि मैं एक एक्ट्रेस बन गई, होस्ट का नाम मिल गया कि एक एंकर बन गई, फिर उसके बाद और क्या बन गई आप ही बता दो। मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, और एक लेखक भी है, हाँ। एक सिंगर भी है, मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, मेरी मेंटोर भी है। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी, जब ये सुबह उठती हैं तो सबसे पहले ये एक माँ है। एग्जैक्टली। एज ए मदर कैसे फील करती हैं, वो मोमेंट कैसा था जब एक प्यारी सी बच्ची आपके पास आई? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे एक माँ बनने का एहसास मुझे दिया, और आज मेरी बेटी से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, उसकी मासूमियत से, उसकी अच्छाईपन से, और उसका वो नेचर, मतलब जब वो इस दुनिया में आई ना, मतलब उसके होने से 3 दिन पहले ऐसे हुआ, मैं वॉशरूम गई और सडन मेरे माइंड में ना आया कि अगर मेरी बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम पीहू रखूंगी। पीहू। हाँ, मैं उसका नाम पीहू रखूंगी। और उसके बाद है ना, बाद में, और पता है बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारे स्कार्स हैं, और जब वो मतलब बच्चा पैदा होगा ना तो उसके भी स्कार्स होंगे, ये सारी चीज़ होगी, तो मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद है ना, मैं जब जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गई और मैं लेटी हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो लगी थी। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मेरे घर में फ़ोटोज़ लगी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे करते हैं लोग कि सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ लगा दो, ये सब कर दो, नहीं। तो लोगों ने मेरे मन में ना डाउट कर दिया था। तो भई मैं तो एक माँ हूँ, मेरा बच्चा है, वो जैसे भी होगा वो मेरे लिए होगा। उसके बाद उन्होंने, मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची हूँ और मैं लेट के देख रही हूँ और मतलब फ़ोटोज़ देख रही हूँ, तो मैं सोच रही ऐसी ऐसा होगा मेरा बेबी, ऐसा होगा मेरा बेबी, कैसा होगा मेरा बेबी, ऐसे करके। फिर उसके बाद अब भई पहली बार था सब कुछ मेरे लिए, मैं वो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे लिए वो पहली बार था ऐसा। तो ना एक लेडी आई, एक और, तो वो भी प्रेग्नेंट थी, उन्हें बहुत पेन हो रहा था, मुझे पेन का भी इंजेक्शन लगा था। तो वो लेडी को ना ओटी के अंदर पहले ले जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे पहले लाया गया है, अब उन्हें क्यों लेके जा रहे हो? तो वो एक अलग ही मोमेंट था, मुझे अब हँसी आती है वो सारी चीज़ों को। बचपना। हाँ, पता ही नहीं था कुछ भी कि भई जिसको फर्स्ट टाइम मदर। पेन होता है वो पहले जाता है, यहाँ पे पहला और दूसरा वाला सिस्टम नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑलमोस्ट 18-19 घंटे लगेंगे बेबी को आने में, और मेरे पेन बन रहा था धीरे-धीरे और मैं पेन में थी। उसके बाद फिर मुझे भी ले गए ओटी के अंदर। 1 घंटे भी मेरी बेटी ने नहीं लगाया इस दुनिया में, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। 1 घंटे में मेरी बेटी आ गई, मतलब जहाँ 18-19 घंटे बोल रहे थे वो 1 घंटे में ही हो गई। तो वहीं से ही मैंने देखा कि उसने मुझे दर्द नहीं दिया। वहीं से ही उसने मेरे साथ वो एक बॉन्डिंग बना ली। वो रो रही थी बहुत, बच्चों को नहलाते हैं ना जैसे ही वो पैदा होता है, तो वो रो रही थी। वो जैसे ही आई ना, डॉक्टर ने जैसे ही यहाँ पे लगाया ना, वो चुप हो गई। डॉक्टर ने कहा इनका तो बॉन्ड अभी से ही शुरू हो गया है। बहुत प्यारी। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक फोटो भी शेयर करी थी, बड़ी मुश्किल से मुझे 10 साल के बाद वो फोटो मुझे मिली है, पीहू और अपनी। हाँ, वो बड़ी प्यारी सी फोटो है, डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर के हाथ में, और पिंक कलर का कुछ रैप किया हुआ है, वो उसको पिंक कलर के कपड़े पहनाए हुए थे। हाँ, बड़ी प्यारी है हमारी पीहू। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि आज इसने मुझे माँ बना दिया, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए क्या होगा। तो आज मुझे लगता है कि हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और मेरा मतलब जैसे आप प्यार की बात करते हैं, मेरा सच्चा प्यार। मेरी पीहू, तो आज वो एहसास, वो प्यार मेरे लिए, अब वो तो 11 साल की भी हो गई है, तो मतलब अब वो बड़ी हो रही है और मुझे बूढ़ा कर रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अवार्ड की आपने बात की, बहुत सारे अवार्ड्स मिले,
इंडिया में नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के मिशेल ओबामा ने एक वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दिया, उस सब के पीछे लक्ष्मी का दर्द है तो लक्ष्मी की लड़ाई भी है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नवप्रीत, उस टाइम पे ना मुझसे पूछा जा रहा था कि तुम एसिड के बारे में क्या सोचती हो। तो मैंने कहा कि ये बिकना बंद नहीं हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो मेरी लॉयर ने पूछा कि ठीक है। फिर मैंने कहा जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता? उसके बाद वो PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में। मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग ले जाया गया ये PIL के बाद, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हाँ। अब वहाँ मैं पहुंची तो मैं वहाँ देखती हूँ टेबल लगी हुई है, मैं वहाँ बैठी हुई हूँ और पीछे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, सामने ही बहुत सारी मीडिया है वहाँ पे, और मुझसे वहाँ पे वो बात करने की कोशिश करे, मेरे इतना घूंघट डला हुआ है। और सोचो 2005 में ये हुआ, 2006 में PIL डाला और सब ताज़ा ताज़ा मामला था। और आप अपना चेहरा कवर करते थे? कवर करती थी मैं। और उसके बाद फिर मैंने ना वहाँ पे, मतलब जैसे ही वो सवाल पूछ रहे थे तो मैं इतनी तेज रो पड़ी। और शायद वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था, मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एक ही बात बोलती थी, जिसने मेरे साथ ऐसे किया मैं उसको सज़ा दिलवा के रहूँगी, सज़ा दिलवा के रहूँगी। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं रोने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, मुझे नहीं पता था PIL क्या होता है, बाद में मुझे पता चला। क्योंकि भाई मैं इतनी एजुकेटेड नहीं, ना मैं घर से बाहर निकलती, ना मुझे ऐसा कुछ। अब भाई उन्होंने बताया, वो मौका ही रुक गया। हाँ। अब उसके बाद कोर्ट अपना काम कर रही थी, मेरी लॉयर अपना काम कर रही थी। उसके बाद उसका रिजल्ट 2013 में आया। अब बात आती है मीडिया की। मीडिया ढूंढ रही है कि लक्ष्मी कहाँ है। जिस लक्ष्मी ने PIL डाला हुआ है वो कभी बाहर ही नहीं आती है, वो अंदर से काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। फिर 2013 में, क्योंकि एक गुस्सा था मेरे अंदर, 12 में फादर की डेथ हो गई और वो एक अंदर से गुस्सा उमड़ा हुआ था। फिर उसके बाद कैंपेन शुरू किए एसिड अटैक को लेके, स्टॉप सेल एसिड कैंपेन अपना शुरू हुआ, उस सब चीज़ों पे बात होनी शुरू हुई। और जब वो कैंपेन चल रहा था, मैंने अपनी जैसी और लड़कियों को देखा। मैंने देखा बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो पूरी ज़िंदगी अब देख नहीं सकती है, उनकी दोनों आंखें जा चुकी है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिसकी एक आंख है, एक आंख नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था, इसलिए भी क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, चाहे वो कोई भी हादसा हो। लेकिन जब आप अपने जैसे और लोगों को देखते तब आपको लगता है कि नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। और जब देखा ना तो वो गुस्सा और उमड़ गया। तब जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके खड़े होके चीखें मारी, चिल्लाया, जहाँ डॉक्टर मना करते हैं धूप में खड़े होने के लिए। आज भी अगर आप फोटोज़ देखेंगे कि मेरी स्किन और मैं कैसी दिखती थी उस टाइम पे, कितनी बुरी हालत थी मेरी। और उसके बाद मैं वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी हुई हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई गवर्नमेंट को कि 2009 से चल क्या रहा है, सॉरी 6 से, ऐसे 7 साल हो गए खींचते खींचते। तब जाके उसका रिजल्ट आया कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, जो भी बेचेगा उसके पास लाइसेंस और ID प्रूफ होना चाहिए, खरीदने वाले के पास ID प्रूफ होना चाहिए। तो ऐसे ही लगा कि पहली सीढ़ी तो चढ़ी। और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि एसिड बैन हो गया। बाद में पता चला वो बैन नहीं हुआ है, रेगुलेट हुआ है। यहाँ पे मैं लक्ष्मी के केसेस में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी। लक्ष्मी के केस में कुछ मेजर मुद्दे इन्होंने उठाए। पहला, पनिशमेंट बहुत कम थी। इंडियन पीनल कोड में एसिड अटैक एक अलग क्राइम ही नहीं माना जाता था। एसिड अटैक ग्रीवियस हर्ट या हर्ट के अंडर ही कवर हो जाता था। किसी ने सिर पे डंडा मारा, किसी ने गर्म पानी गिराया, या किसी ने कोई एसिड डाला जो बोन्स तक को मेल्ट कर सकता है, आंखों की रोशनी को खत्म कर सकता है, जीवन बर्बाद कर सकता है। उसके लिए पनिशमेंट वही थी 2, 4, 5 साल। पनिशमेंट थी ही नहीं, कोई कानून ही नहीं था इस पे, स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं थी। उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के अंडर ही कवर कर लिया जाता। दूसरी बात, कंपनसेशन कुछ भी नहीं था, 5-10 हज़ार रुपए बस, दैट्स इट। मुझे तो वो भी नहीं मिले थे, लक्ष्मी को वो भी नहीं मिले थे। उसके अलावा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। इतना बड़ा हादसा जब होता है, सोसाइटी में होता है, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में हर इंसान को एक सिक्योर एटमॉस्फेयर, वायलेंस के बिना माहौल प्रोवाइड किया जाए। और जहाँ पे ऐसा क्राइम हो गया है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्री ट्रीटमेंट दिलवाया जाए, जो कि नहीं था।
लक्ष्मी ने जैसे कहा कि एसिड बिकता नहीं तो फिकता नहीं, तो सेल ऑफ एसिड को रोकने के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2005 में की गई। 6 में की 6 में 2005 में एसिड अटैक होता है, 2006 में पब्लिक फिर, इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जिसको लटकाया जाता है 2012-13 तक। हाँ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना हाँ। चाहूंगी। 2012 में निर्भया कांड केस हुआ था। होता है, वहां पे लोग सड़कों पे आते हैं, यहाँ लक्ष्मी लड़ रही है, एक इंसान को जलना पड़ता है, एक निर्भया को मरना पड़ता है, तो जाके कानून बदलते हैं। पहला कानून आपने बदलवाया पनिशमेंट का, स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं थी आईपीसी में। उसके बाद 326 ए और 326 बी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इम्पैक्ट से आपने किया। कंपनसेशन कम से कम 3 लाख होगी, वो लक्ष्मी के केस में आया। ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो लक्ष्मी के केस में हुआ। और आखिर में टू स्टॉप द सेल ऑफ एसिड, एसिड सेल की रेगुलेटरी प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, जो इस समय पॉइजन्स एक्ट में है। तो लक्ष्मी, इस बात पे मैं आपको सल्यूट करती हूँ। आपने वो जो गाइडलाइंस उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो हिम्मत दिखाई, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो आने वाले बाकी हर सर्वाइवर्स के लिए थी कि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, कम से कम उनका दर्द कुछ कम करने के लिए पनिशमेंट बढ़े, प्रिवेंशन के पनिशमेंट ज़्यादा होगी तो एसिड नहीं फेंक पाएंगे लोग, और एसिड नहीं बिकेगा तो एसिड नहीं फेंक पाएंगे। बहुत सारी जिंदगियां बचाई आपने। लेकिन 2013 से 26 पहुंच गए, अभी भी क्या लगता है आपको, कुछ बदला है? नवप्रीत, बहुत कुछ बदला है। जैसे कि अब तो खैर सोशल मीडिया का बहुत पावर हो चुका है, और एक बहुत बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म हो गया है सोशल मीडिया, और इंटरनेट का ज़माना हो गया है। आज केसेस छुपते नहीं हैं, बात होती है। अगर चेंज नहीं आता तो मूवी भी नहीं आती, और वो मूवी आई, मूवी के थ्रू भी बहुत कुछ चेंज आया। और जो बात हम लोगों को थोड़ा समय लग जाता दूर तक पहुंचाने में, वो बात उस मूवी के थ्रू बहुत सारे लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच गई। ये मूवी आनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जी। और लोग अवेयर हुए तभी तो, वरना लोगों को इतना ही तो पता था कि रेप केस क्या होता है और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि एसिड अटैक वायलेंस क्या होता है। जब खुद एसिड अटैक सर्वाइवर बाहर निकल के आया और उसने अपनी बात को रखनी शुरू की, तब लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि ओ, एसिड अटैक भी कोई चीज़ है। ये वो स्कार्स है जो जिंदगी भर हमारे साथ लिख दिए गए हैं। स्कार्स जो चेहरे पे आए, जिसको आपने मेंशन किया ढकने के लिए आप पर्दा कर रहे हैं। हाँ, तो वो पर्दा उठा कैसे? 2009 में मेरी लाइफ का आज तक का जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसे मैं कहती हूँ कि 2009 में मैंने अपनी ड्रेसेस बनानी शुरू, तो सर से बाल वाल सब हटा दिए थे। अब उसके बाद फिर तो मैंने खुद को ना जब शीशे के सामने देखा, मुझे पटियाला सूट पहनने का बहुत शौक था। तो मैं इंस्टीट्यूट के अंदर ना पहली ऐसी लड़की थी जिसने पटियाला सलवार सूट सिला। वैसे लोग सलवार सूट सिलते थे, लेकिन मैंने घेरदार सलवार सिली, और मुझे इतना पंजाबी सूट पहनने का शौक होता था। तो मैंने वो जब सिला और फिर उस दिन मैंने पहना, तो मैंने देखा मेरे बाल इतने लंबे हो गए थे और कर्ल मेरे हेयर थे। तो बहुत ही सुंदर, मैं अपने आप को ना बहुत सुंदर फील कर रही थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तो मैंने अपनी मैम से पूछा कि मैम, क्या मैं अपना चेहरा ओपन करके चल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि ये आपकी लाइफ है, क्या करना है, कैसे करना है, भाई फेस आपको करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बोला ये भाई तुम्हारी लाइफ है कि तुम्हें क्या करना है, क्या ये मतलब भाई बाहर जाओगी, वही सेम चीज़ जो मेरी मैम ने कहा। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो दिन आ ही गया, मैंने फेस ओपन किया। फेस ओपन करने के बाद मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा चैलेंज था। वो इसलिए क्योंकि नवप्रीत, मैं आपको बताऊं, मुझे लोगों ने इतना टॉर्चर किया। वो अटैकर तो एक बार एसिड डाल के चला गया, लेकिन उसके बाद की लाइफ है ना इतनी पेनफुल हो गई। ये सिर्फ एक दिन या एक मिनट की बात नहीं थी कि मतलब आप सोचो, आप अपना खा रहे हो, आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, सब कुछ आप अपना कर रहे हो, लेकिन समाज में आप जब बाहर निकलते हो तो ऐसा लगता है कि उस समाज का खा रहे हो, वो समाज आपको चला रही है। इतने ताने, इतना सब कुछ। लड़कियाँ, अगर मैं किसी कॉलेज के बाहर से जा रही हूँ तो लड़कियाँ ओए ओए ओए, लड़कों को कि ओए वो देख देख क्या है। कई बार ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह कोई और लड़की होती, अगर उसको कहा गया होता तो वो तो बस के नीचे आके मर जाती। तो एक दिन मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया और मैं जाके खड़ी हो गई उनके सामने, और मैंने कहा, और तब मैं अकेले ही रहा करती थी,
मेरे साथ कोई नहीं था, ना कोई दोस्त था, कोई नहीं था कि कोई मेरे साथ चल रहा है जो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए। तो मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा लो अब देख लो और अच्छे से देख लेना। मैं रोज-रोज ये सारी चीज़ें नहीं सुन सकती। तब उसके बाद फिर मैंने कहा प्रॉब्लम तो तुम लोग को होगी ना, क्योंकि टिकट खर्च करके तुम आगरा जाने से बेहतर तो तुम ताजमहल यहीं देखना पसंद करोगे, फ्री में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे करके जब मैंने वहाँ पे बोलना शुरू किया, फिर उसके बाद है ना मेरे को शिरीन आंटी ने एक फ़ोन गिफ्ट किया था नोकिया का, तो उसमें लीड लगती थी, लीड पहले आया करती थी, अब तो आती भी नहीं है। वो लीड आया करती थी, तो वो लीड लगा के मैं सुना करती थी, तो मैंने ना गाना डाउनलोड किया था, वो वाला यारा तेरे सदके इश्क सिखा, ये वाला। तो ये वाला गाना ना मैं बस कान में लगा के जब निकल रही हूँ, बस यही बाल उड़ रहे हैं मेरे, मैं चल रही हूँ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए क्योंकि जिस समाज को मुझे देख के शर्म आ रही है ना, वो समाज अपना चेहरा ढके। और जो लोगों को देख जो लोग वो जो औरतें वो ये कहा करती थी बच्चे देख के डरेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा बच्चे ही प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझे बच्चे। जब मैं देखती हूँ उनका वो कि एक बार मैंने किसी बच्चे से बात कर लिया, वो बच्चा मेरी तरफ ही हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे यही चीज़ रियलाइज़ेशन हुई कि लक्ष्मी, वो क्रिमिनल अपना चेहरा ढके ना, मैं क्यों अपना चेहरा ढकूँ? मैंने थोड़ी ना खुद पे अटैक किया जो मुझे शर्म आएगी, जिसने अटैक किया है वो जाए। और ये सोसाइटी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसी सोसाइटी से मैं भी और इसी सोसाइटी से वो लड़का भी है जिसने अटैक किया। तो मैं अपना चेहरा नहीं ढकूंगी, क्योंकि मैं लोगों को बताऊंगी मेरे साथ क्राइम हुआ है। और उसके बाद से ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करके मैंने निकलना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। मुझे ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ और कैसी दिखती हूँ। बस मुझे एक अपना कंफर्ट ज़ोन चाहिए। मुझे पता है कि जो मेरी ब्यूटी है, वो मेरी हिम्मत है और मेरा एक अच्छा नेचर है और मेरा काम है, जिससे आप सब लोग मुझसे प्यार करते हो। बहुत अच्छी बात कही। हमने जब शुरुआत की लक्ष्मी को देखा तो एक बचपना था, लेकिन एक समझ भी थी कि माता पिता में प्रेम है, प्यार है, उसमें एक जीवन है। जिस जीवन को खराब किया किसी ने झूठे प्यार के नाम से, और उस एसिड अटैक की फॉर्म में वो प्यार नहीं, वो एक तेजाबी सोच को लेके आया था, जिसका फिजिकल इम्पैक्ट तो बहुत रहा, बहुत पेन सही है, फिजिकल पेन, उसके अलावा साइकोलॉजिकल, परिवार। लक्ष्मी ने कहा एसिड अटैक एक इंसान पे नहीं, एक परिवार पे होता है। लक्ष्मी ने बहुत सारे अपने परिवार के मेंबर्स को, अपने भाई को, अपने पापा को जाते देखा, उनके दुख को देखा, अपनी माँ को इतना कुछ खोते हुए देखा। इतने सब के बाद भी लक्ष्मी लड़ी। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन आया, और उससे भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई उसने सोसाइटी से लड़ी। एक सोशली हम किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं कि नहीं, हम तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस सोसाइटी से भी लड़ी अपने आप को एक्सेप्टेंस के लिए कि मैं हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं सुंदर हूँ, कोई मुझे स्टिग्मा या टैग नहीं दे सकता। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही पावरफुल मैसेज, बहुत ही एक चौंका देने वाली ज़िंदगी, बहुत हिम्मत देने वाली ज़िंदगी है लक्ष्मी आपकी। मैं सोचती हूँ कि कैसे हम मिले और ये दोस्ती हुई, जो हमने एक सोशल वर्क चुना, कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स सिमिलर थे, और मैं समझती हूँ कि जब तक हम साथ हैं हम इस सोसाइटी को ज़रूर बदल पाएंगे। आखिर में लक्ष्मी आपसे एक मैसेज चाहती हूँ, जो आज की यंग लड़कियों को, सोसाइटी को, यंग लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप ना उनमें प्यार ना ढूंढे जो लोग आपको प्यार नहीं करते। आप उससे प्यार करें जो सच में आपसे प्यार करता है। वो आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, आपके पति हैं, आपके कई लोग ऐसे साथ में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको देख के जीते हैं। आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो डिप्रेशन कि आप ही उस चीज़ को हावी कर देते हैं अपने अंदर। अगर मैंने ये चीज़ सोच ली कि भाई मुझे डिप्रेशन नहीं लाना, तो मेरे अंदर वो डिप्रेशन नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको अपने अंदर हावी होने नहीं दिया। जो कि मैं भी डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, तब भी हो रही थी और उसके बाद भी, जो कि आपने भी देखा 2017-18 में मैं स्ट्रगल कर रही थी अपनी ज़िंदगी के साथ। ये वीडियो में जो जितनी आपने बातें सुनी, जितना हमने टाइम लिया, मतलब पूरी ज़िंदगी मतलब इतने सालों की बात, 21 साल की बात इसमें शायद नहीं कही जा सकती।
शायद थोड़ी चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं क्योंकि आज का दिन बहुत पेनफुल है और शायद वो रिपीट होती तो यही चीज़ जो मैं डिप्रेशन को लेके मैं बात कर रही थी कि प्लीज़ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगी नवप्रीत, मैं ये सिर्फ मैसेज उन लड़के लड़कियों को नहीं देना चाहती हूँ, ये मैसेज अपने पूरे समाज को देना चाहती हूँ, हर एक उन माँ बाप को देना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल है निर्भया, निर्भया के पेरेंट्स, एक एग्जाम्पल है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पेरेंट्स। मैं नहीं चाहती कि इस धरती पे अब कोई लक्ष्मी हो या निर्भया हो, इसलिए क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी हमारा बच्चा हमसे कुछ बताता है तो हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं और उसकी बात को नहीं सुनते हैं, या तो हम उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, या तो वो कभी सुसाइड कर लेता है या वो किसी भी क्राइम का शिकार हो जाता है, तो वो किससे कहेगा जाके। तो इतनी स्पेस परिवार में होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, कॉलेज में होनी चाहिए, ऑफिस तक में होनी चाहिए। एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे एक इंसान अपनी बात को कह सके, ताकि उसके साथ अगर कोई घटना घट रही है तो वो उसको इतना स्पेस हो कि वो कह दे और उसका वो सल्यूशन निकल आए, तभी क्राइम ख़त्म भी होगा। और आज हम लोग द लक्ष्मी फाउंडेशन जो हम लोगों ने शुरू कर रखा है, जो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं साथ में मिलके, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं इस पर, और इस पर हम लोग बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये और बहुत सेंसिटिव प्रॉब्लम है एसिड अटैक, और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए और आप हमेशा मेरी बात को सुनते भी हैं, मुझे पसंद भी करते हैं और मेरी कही भी बात को अप्लाई भी करते हैं। ये वीडियो बनाने का एक ऐसा मकसद था, जब तक ज़िंदा हूँ मुझे इतना पता है ये पेन मेरी ज़िंदगी में रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हमारा मेन मकसद यही है। जो जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ मोटी मोटी बातों में शेयर कर दिया है। वीडियो लंबी है लेकिन वीडियो मुद्दे की है, तो प्लीज़ ऐसा कोई किसी का साल ना आए जो इंसान उस साल को दुख में सेलिब्रेट कर रहा है या सुख में सेलिब्रेट कर रहा है। कई लोग अपने अटैक को सुख में भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये कोई सेलिब्रेशन डे नहीं है, ये दर्द का दिन होता है जिससे सिर्फ मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार जला है। थैंक यू लक्ष्मी, बहुत बातें की एंड आई होप जो मैसेज हम देना चाहते थे हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू एवरीवन, देखते रहिए लाइट टॉक विथ लक्ष्मी। मैं लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूँगी आप लोगों से, मेरी स्टोरी के बाद फिर से एक मोटिवेशन स्टोरी आने वाली है हमारे चैनल पे, और आप लोगों को हमारे चैनल पे अब बने रहना है। आप लोगों के साथ हम ऐसे मोटिवेशन टॉक लाते रहेंगे, और इसके अलावा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच, बने रहिए। बाय।